Hello, dear students. This is Kartar Singh here, and I welcome all of you on my YouTube channel KT Sir English. दोस्तों, आज की क्लास मैं जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो है सेलिंग टू बिजेंटियम। सेलिंग टू बिजेंटियम कंपोज्ड बाय W.B. येट्स, जो W.B. येट्स ने कंपोज की है। और इस पोएम के बारे में मैं आपको थोड़ा अगर बताऊं तो ये जो सेलिंग टू बिजेंटियम है, जिसको लोग बाइजेंटियम भी कहते हैं, बट वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। मैं भी पहले इसको बाइजेंटियम ही कहता था, बट इट्स एक्चुअली बिजेंटियम। सेलिंग टू बिजेंटियम। और W.B. येट्स है, W.B. यीट्स नहीं है, माइंड यू, ध्यान रखना इस बात को। ये मॉडर्न एज की पोयम है। और जो W.B. येट्स हैं ये आयरलैंड के रहने वाले थे, जो आयरिश मूवमेंट से काफ़ी जुड़े हुए थे। जो आप देख रहे हैं W.B. येट्स, इनकी लाइफ बहुत मज़ेदार रही है और ये आयरिश मूवमेंट से जुड़े हैं। सिंबॉलिज्म में बड़ा नाम है। और जो आप ये पोएम पढ़ेंगे इसमें भी काफ़ी सारे सिंबल्स यूज़ किए हैं। जो आप ये नाम देख रहे हैं बिजेंटियम, ये भी एक सिंबल है। और जो सेलिंग है, यात्रा, वो भी एक सिंबल है। ये सब मेटाफोरिकल इमेजेस हैं। ये कोई यात्रा नहीं कर रहा, ये कोई बिजेंटियम नहीं जा रहा, ये केवल एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये केवल एक मेटाफोरिकल जर्नी है जिसमें जो पोएट है वो इटर्निटी चाहता है आर्ट के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू। और वो ये कह रहा है कि जो मेरा देश आयरलैंड है ये ओल्ड पीपल के लिए नहीं रहा, ये केवल यंग पीपल के लिए है, जो सेंसुअल प्लेजर में इन्वॉल्व रहते हैं, जो फिजिकल प्लेजर में इन्वॉल्व रहते हैं। और उनको केवल एक दूसरे की बाहों में रहना है, उनको सेंसुअल प्लेजर लेने हैं। चाहे बर्ड्स देख लो, चाहे फिश देख लो, चाहे आप फ्लैश देख लो, फाउल देख लो, फ्लैश देख लो, है ना, सबको देख लो। ये सब स्पिरिचुअलिज्म को भूल चुके हैं और ये सब केवल सेंसुअल प्लेजर में लगे। अब चूंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, यहाँ जो W.B. येट्स है, ये जब करीब 61-62 ईयर्स ओल्ड थे तब इन्होंने ये पोएम लिखी थी। और जब इनको एक एहसास हुआ कि अब मेरे जो सेंसुअल, जो मेरे ऑर्गन्स हैं, जो मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो तो वीक हो चुके हैं और अब ये मुझे सेंसुअल प्लेजर नहीं लेना, तो अब ये फिर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं। और बिजेंटियम के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ सुन रखा था। ये एक बहुत पुराना क्लासिकल, ग्रीक क्लासिकल सिटी था जो आज से लगभग 3000 ईयर्स पहले इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, जिसको बाद में फिर कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा गया। और जब तुर्क ने यहाँ 1543 में अटैक कर दिया और फिर बाद में ऑटोमन करके जो राजा आए, एक पूरा एम्पायर आया, उन्होंने इसको फिर इस्तांबुल नाम दे दिया। इस्तांबुल जो आज टर्की का बहुत बड़ा शहर है। तो ये वो शहर बिजेंटियम जो एक होली सिटी है उसकी यात्रा करना चाहते हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्ट से भरे हुए हैं, जिनमें मोज़ेक आर्ट है, जिनमें, है ना, जिनमें फ्रेस्को, बिल्कुल चित्र जो दीवारों पर बने हुए हैं बहुत खूबसूरत हैं। सुंदर महल है, सुंदर मॉन्यूमेंट्स हैं, उस पर गोल्डन बाउ, शाखाएं बनी हुई है पेड़ की, गोल्डन बर्ड्स बैठे हुए हैं, है ना। और वहाँ स्पिरिचुअलिज्म है, होली सिटी है। उस शहर में जो है वो W.B. येट्स जाना चाहते हैं और वहाँ वो स्पिरिचुअलिज्म चाहते हैं, वो मोक्ष चाहते हैं, वो निर्वाणा चाहते हैं। मैं आपको बता दूं जो W.B. येट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं हमारे इंडियन मिथोलॉजी से भी। हमारे उपनिषद इन्होंने पढ़े हैं, समझे हैं, हमारे वेदास इन्होंने पढ़े हैं, भगवत गीता का स्टडी इन्होंने किया। मोहिनी चटर्जी के कांटेक्ट में आकर के, रविन्द्रनाथ टैगोर के कांटेक्ट में ये थे। तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं। और T.S. एलियट की तरह इन्होंने काफ़ी स्टडी की और भारतीय जो उपनिषद हैं और जो वेदास हैं उनसे काफ़ी प्रभावित ये पोएम भी दिखती है, क्योंकि हमारे उपनिषद में, हमारी भगवत गीता में भी ये कहा जाता है कि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये भी वही जो बिजेंटियम है, एक तरह से इनकी सॉल की जर्नी है, इनकी आत्मा की यात्रा है। और एक ये इमेजिनरी जर्नी है, ये कहीं जा नहीं रहे हैं, ये सिर्फ सोच रहे हैं और अब ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं। इनकी फिलॉसफी स्पिरिचुअलिज्म की तरह है। तो ये ध्यान रखना, ये आयरिश मूवमेंट से रिलेटेड थे, सिम्बॉलिज्म से, इंडियन जो मिस्टिसिज्म है, इंडियन जो फिलॉसफी है उससे बहुत कनेक्टेड थे, क्रिश्चियनिटी में भी काफ़ी बिलीव करते थे। और ये इनकी ओल्ड एज में लिखा गया एक ये जो है पोएम है।
ये जो डब्ल्यू बी एड्स हैं, थोड़ा सा इनके बारे में अगर आपको मैं बताऊं दोस्तों, तो ये आप कह सकते हैं कि डब्ल्यू बी एड्स इनका जो बर्थ था वो 1865 में हुआ और जो इनकी डेथ हुई 1939 में हुई। ये विक्टोरियन एज में पैदा हुए और जो इनकी डेथ होती है वो मॉडर्न एज में होती है, जस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब शुरू हुआ था उस समय, है ना। इनके बारे में सारा मैं आज यही पढ़ाने वाला हूँ। मैं पोएम टेक्स्ट नहीं पढ़ाऊंगा आज, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ हमारे यूट्यूब के जो स्टूडेंट्स हैं कि हम किस तरह से, हमारा जो टेक्स्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, हम उसमें क्या पढ़ते हैं। क्योंकि यूट्यूब के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो पोएम पढ़ ली बस वही सफिशिएंट है, बल्कि उसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, फैक्ट्स हैं पोएट के बारे में और पोएम के बारे में, वो भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। थोड़ा एक बार मैं आपको यहाँ बता दूँ, तो ये जो है मॉडर्निज्म से जुड़े हुए हैं, ये सिंबोलिज्म से जुड़े हुए हैं और ये सेलिंग टू बिजेंटियम की यात्रा की बात करते हैं, है ना। ये जो पोएम आप देखते हैं ये लिखी तो इन्होंने इस एज में थी और बिल्कुल जो इंडियन फिलॉसफी से जुड़ी हुई चीज़ है। ये पोएम इन्होंने लिखी 1926 में और 1927 में अक्टूबर ब्लास्ट में इन्होंने ये पब्लिश की थी फर्स्ट टाइम। फिर 1928 में इन्होंने इसको दोबारा रीपब्लिश करवाया द टावर के अंदर 1928 में। ये फैक्ट्स आपको जरूर याद रखने हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा भी किस तरह से हम ये नोट्स बनाते हैं, वो आज उसी पे बात होगी हमारी। ये जो पोएम आप देखते हैं ये 32 लाइंस की है, जिसमें 4 स्टेंजाज हैं, ईच स्टेंजा कंटेन्स 8 लाइंस। तो 4 स्टेंजा 8 लाइंस यानी कि 32 लाइंस, तो 8-8 लाइन के इसके अंदर स्टेंजाज हैं। और एक खास बात है, ये जो 8 लाइन का जो स्टेंजा है इसकी हर लाइन इन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी है। आयम्बिक पेंटामीटर में इन्होंने लिखी, यानी कि डेका सिलेबिक है, इनमें 10 सिलेबल्स हैं, है ना। और इसकी जो राइम स्कीम है इन्होंने ली ए बी ए बी ए बी देन सी सी। और ये तीनों बातें, 8 लाइन का स्टेंजा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाए और उसकी राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी सी सी हो, ये पूरा पूरा ओटावा रीमा होता है। जो इटालियन स्टेंजा है, ए फॉर्म ऑफ इटालियन स्टेंजा, इटालियन स्टेंजा फॉर्म है, ओटावा राइमा या ओटावा रीमा इटालियन वर्ड है ना। तो ये इस तरह की पोएम इन्होंने लिखी है। ये पोएम आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग इसका जॉनरा है, जिसमें एक सिंगल स्पीकर है और वो है यहाँ पर स्पीकर इसका जो एक ओल्ड मैन है जो आयरलैंड का रहने वाला है, डब्ल्यू बी एट्स ही होगा। इसमें जो लिसनर है वो बोलता नहीं है, तो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। विक्टोरियन एज में ड्रामेटिक मोनोलॉग एक फेवरेट इनका जॉनरा हुआ करता था। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में इन्होंने पोएम लिखी है, बहुत सिंबल्स और इमेजेस और मेटाफर यूज़ किया है, एलिटेशन का भी अच्छा यूज़ किया है इन्होंने इसके अंदर, और बहुत अच्छे से खूबसूरत रिदमिकल पोएम बनाई है जिसमें राइम स्कीम्स हैं, है ना। एम्बिक पेंटामीटर तो बड़ा अच्छा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, प्यारी सी पोएम है। 8 लाइंस के 4 स्टेंजाज हैं, टोटल 32 लाइंस है। स्पिरिचुअलिज्म की ओर लेके जाती है, आपको आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात करता है और सेंसुअल प्लेजर से स्पिरिचुअल प्लेजर की बात करता है, ठीक है ना। ये इस पोएम की एक वो ओल्ड मैन जो है वो अपना जो ये जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ है उससे बाहर निकलना चाहता है ना, उस चक्र से बाहर निकलना चाहता है। इंडियन मिथोलॉजी, इंडियन फिलोसफी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो पोएट है ये अपने, आप ये कह सकते हैं, एक समाधि निर्वाणा से ये एक अलग दुनिया में जाना चाहता है, एक योगी बनना चाहता है और अपनी इस आत्मा को, सोल को एक एम्परर मानते हुए उसको इन सब दुनिया से अलग लेना चाहता है। जैसे हमारे होता है ना, इंद्रियों से, सुख से बाहर हमारे जो माइंड और जो बुद्धि और जो इंद्रियाज, जो लॉर्ड्स एंड लेडीज़ हैं हमारे शरीर के, इन सब का एम्परर है सॉल, और इस सॉल के प्लेजर की बात करता है, स्पिरिचुअलिटी की बात यहाँ पर ये करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पोएम है। और इसके बाद अगर हमसे बात करें तो बस यही है सब कुछ, और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा इंडियन फिलॉसफी के बारे में और किस तरह से हम नोट्स बनाते हैं। मेरा मेन पर्पज़ ये है कि मैं आपको ये बताऊँ इस क्लास के थ्रू
कि हम हमारे जो पार्ट 2 या जो पार्ट 3 जो थियरी का पार्ट होता है, जो बार बार मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ, वो क्या होता है। हमने क्वेश्चंस की क्लास ली पिछले टॉपिक में ऑफ ट्रूथ में, उससे पहले हम टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, और इसमें मैं आपको टेक्स्ट की जो थियरी है, जो नोट्स बनाते हैं, जो बच्चों को देते हैं हमारे ऐप के ऊपर, वो किस तरह के नोट्स होते हैं और कैसे क्लास होती है, वो आज आपको देखना है। और इसी बीच में आप जो है क्लास को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ओके, हियर वी गो, शुरू करते हैं। ये हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे एक मिनट, इन्होंने शायद वापस वही क्लास लगा दी है हमारी, जस्ट ए मिनट। ये देखिए आप, ये सबसे पहले ये एक स्लाइड गलत आ गई है हमारे इसमें ना, गलत स्लाइड आ गई है। ये WB-Yeats की हम बात कर रहे हैं, तो डब्ल्यू का ये मत याद रखो आप तो यहीं से देखो। जो WB-Yeats हैं, है ना, WB-Yeats की बात करें तो इनका जो बर्थ था वो 1865 में होता है ना, 1865 में, और ये आयरलैंड के डबलिन में हुए थे। मैंने ये स्लाइड चेंज करवा दी थी, बट अभी बाय मिस्टेक कुछ हमारे यहाँ कुछ OBS में दिक्कत आई थी, तो उन्होंने वो स्लाइड लगाई नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पहली स्लाइड हमारी गलत हो गई। आयरलैंड में पैदा हुए, डबलिन शहर के पास, 1865 में ये पैदा हुए थे, और फिर ये जल्दी ना लंदन आ गए थे। इनके जो फादर थे, इनके जो ब्रदर थे, वो पेंटर्स थे, आर्ट में बड़ी रुचि लेते, तो शुरू में ये भी उस आर्ट में ही थे, है ना। बाद में ये पोइट्री के अंदर आए और आयरलैंड कुछ समय रहे, उसके बाद फिर ये जो है वो लंदन आ गए थे। ही बिकेम एज यंग मैन अ मेंबर ऑफ द पोएटिक सेट इन लंदन इन द 1890s। ये 1890s के आसपास, 1860 में पैदा हुए, 1890s के आसपास जो है ये लंदन आ गए थे, है ना, शिफ्ट हो गए। ही वॉज अ कीन वर्कर इन द रेनेसेंस, द आयरिश थिएटर इन द 1900s। ये जो रेनेसेंस पीरियड चल रहा था, है ना, उसके अंदर ये बहुत इन्होंने काम किया। शुरुआती जो इनका दौर था वो प्री रेफेलाइट मूवमेंट और रोमांटिक एज, इनसे काफ़ी ये इंस्पायर्ड थे। और रेनेसेंस मतलब जो इटालियन जो लिटरेचर था, जो बिजेंटियम, तभी तो बात करता है, जो पुराना जो इतिहास था 14 और 15 सेंचुरी में चले गए, इटली घूमते थे और वहाँ इन्होंने चीज़ें देखी थी, है ना, कि बिजेंटियम कितना प्यारा शहर है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में हरिद्वार है, वाराणसी है, कुछ उस तरह का शहर है ये, है ना। तो ये जो आयरिश मूवमेंट था इनका, आयरिश थिएटर, उसमें ये जुड़े रहे। रेनेसेंस का जो पुनर्जागरण हुआ था उस पर काम करते थे। कुछ समय इंग्लैंड में इन्होंने काम किया, और कुछ समय उसके बाद फिर ये आयरलैंड चले गए। आयरलैंड फिर कुछ साल रहे और वापस फिर ये इंग्लैंड आ गए। रिटर्न फॉर अ वाइल टू लिटरेरी लंदन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ध्यान होगा आपको 1914 से 1918 तक रहा, तो उसके पहले फिर ये वापस इंग्लैंड में आ गए थे, है ना। थोड़ा बहुत जानकारी हम लेंगे इनके बारे में। बाई 1925 रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर पोएट, ये बिल्कुल एक बड़े मेजर पोएट के रूप में जाने लगे, है ना। मेजर पोएट के रूप में इनका नाम हुआ। मतलब ये इंग्लैंड के फेमस पोएट बन गए थे, आयरलैंड के, बट इनका बड़ा नाम हो गया। WB-Yeats, T.S. Eliot, एजरा पाउंड, है ना, वर्जीनिया वुल्फ, ये बड़े राइटर थे। जेम्स जॉयसी। ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ आयरिश सीनेट। इनका दखल आयरलैंड की राजनीति में भी था, तो वहाँ के सीनेट मेंबर बने, और ये अपने आप को पब्लिक मैन कहते थे, क्योंकि राजनीति में थे, तो आयरलैंड का पब्लिक मैन खुद अपने आप को बोलते थे। ही वॉज एन आयरिश पोएट, ये आयरिश पोएट थे। इन्होंने ड्रामाज भी लिखे, राइटर भी रहे और लिटरेरी क्रिटिक भी रहे, एंड हु वॉज वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। कुल मिला के T.S. इलियट के जैसे 20th सेंचुरी के बड़े पोएट थे, बड़े राइटर थे, क्रिटिक भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे। खूब नाम कमाया, खूब काम किया इन्होंने, और इतने बड़े महान व्यक्ति थे, तभी इनकी जो पोएम है हमारे सिलेबस में है ना। और देखिए दोस्तों, ही वॉज अ मॉडर्न पोएट एंड प्ले राइट। ये मॉडर्न पोएट थे, ये प्ले राइट थे, मॉडर्न एज के है ना, मॉडर्न एज के माने जाते हैं, और आयरिश मूवमेंट से जुड़े रहे। आयरिश रिवॉल्यूशन में ये थे, इनके साथ मॉडगॉन, जिनका अफेयर भी था इनके साथ में, और इसी के चक्कर में ये आयरिश रिवॉल्यूशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बाद में हालांकि मॉडगॉन को जब इन्होंने प्रपोज किया तो मॉडगॉन ने इनको मना भी कर दिया था, और उसके चक्कर में आयरिश मूवमेंट में भी लगे रहे और राजनीति में आ गए, तभी सीनेट बने और अपने आप को पब्लिक मैन ये कहते हैं, है ना। हिज लव विद मॉडगॉन लेड हिम टू टेक पार्ट इन कल्चरल रिवाइवल सिंबलाइज्ड बाय द एबे थिएटर, और फिर ये बाद में एबे थिएटर से भी जुड़े।
है ना। और फिर इनके लाइफ में लेडी ग्रेगरी भी आई, और उसके साथ भी इनका लव रिलेशनशिप ज़्यादा लंबा नहीं चला, और ये इतने परेशान रहे कि इन्होंने शादी भी बहुत डिले की फिर अपनी। कहते हैं इन्होंने अपनी शादी 52 की एज में की थी, है ना। और तीसरी महिला से संबंध रहा, इनकी लाइफ में 3 विमेन रही हैं। फर्स्ट जो है ये मॉडगॉन थी, जिसके साथ ये आयरिश रिवॉल्यूशन में और एबे थिएटर से भी जुड़े, और एबे थिएटर जुड़ के बाद में फिर ये ग्रेगरी से भी जुड़े रहे, और वो लिटरेचर में इनके साथ थी काफ़ी सालों तक। फिर देखो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में ये आए, और जॉन मिलिंगटन, सिंज और लेडी ग्रेगरी, इनके साथ भी इनका अफेयर रहा, और फिर उन्होंने एबे थिएटर को स्थापित किया, और मॉडगॉन के साथ भी ये रहे। वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन फिलॉसफी, ये इंडियन फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एंड अकलिस्टम, फ्रेंच सिंबोलिज्म, जो भारत का जो अकलिस्टम है इंडिया का, सुपर नेचुरल चीज़ें जो हमारे हमारे मिथोलॉजी में है, उनसे बड़े प्रभावित थे। वेदास, उपनिषद और गीता, है ना, हमारे इंडियन फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। फ्रेंच सिंबोलिज्म से भी प्रभावित थे, इसलिए सिंबॉलिस्ट बने। इंग्लैंड के या ब्रिटिश लिटरेचर के बहुत बड़े सिंबॉलिस्ट हैं, है ना। अब देखो ये इंग्लैंड से बाहर के पोएट शुरू हो गए हैं आपके। अब अभी हम ये पढ़ रहे हैं, फिर हम अमेरिकन पोएट भी पढ़ेंगे, है ना, फिर इंडियन पोएट्स भी पढ़ेंगे। अभी ये आयरिश पोएट है। हिज मिस्टिकल इंक्लिनेशन, फिर इसका झुकाव जो है ना मिस्टिकल की तरफ हो गया, रहस्यवाद की तरफ हो गया। जब ये इंडियन फिलॉसफी के कांटेक्ट में आए तो मिस्टिकलिज्म की तरफ चले गए। मिस्टिकल, इन्फॉर्म्ड बाय हिंदुइज्म, है ना। जो लेट पोएट्री है ना, जिसमें अपनी ये वाली पोएम भी आती है, बिजेंटियम, सेलिंग टू बिजेंटियम, ये फिर मिस्टिसिज्म की तरफ चले गए, सिंबोलिज्म की तरफ चले गए, है ना। इन 1913 एक बहुत बड़ा काम हुआ जो हमारे इंडिया से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था अपनी गीतांजलि के लिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग ऑफरिंग। इसका जो प्रीफेस लिखा था, प्रीफेस, वो खुद W.B. येट्स ने लिखा था। शुरुआत की जो प्रस्तावना थी रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि, जिसको नोबेल प्राइज मिला था। और एक बड़ा कोइंसिडेंस रहा कि 1913 में इन्होंने प्रीफेस लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, जिसको नोबेल प्राइज मिला। इसके जस्ट 10 ईयर्स आफ्टर, 10 साल बाद W.B. येट्स को भी नोबेल प्राइज मिलता है। 10 साल बाद इनको भी नोबेल प्राइज मिलता है। ही वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1923, है ना। तो ये इंडियन फिलॉसफी, इंडियन राइटर से काफ़ी कनेक्टेड था। और आपको ध्यान होगा, इतिहास अगर आपने पढ़ा हो तो 1913, 1923 में भारत भी इंग्लैंड का ही हिस्सा था। तो यहाँ के लोग, इंडियन लोग भी उन्हीं की सरकार के अंडर में आते, तो यहाँ के लोग वहाँ जाते रहते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते रहते थे, और इनका आपस में कनेक्शन रहता था। तो ऐसे रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका कनेक्शन रहा, बाद में मोहिनी चटर्जी से भी इनका कनेक्शन रहा, जिनसे इन्होंने वेद और उपनिषद के बारे में जानकारी ली। देखिए, ही कंट्रीब्यूटेड इन ट्रांसलेटिंग द प्रिंसिपल उपनिषद्स, इन्होंने जो हमारे संस्कृत के जो उपनिषद से उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, उसमें इनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा, ठीक है ना। और 1938 में इन्होंने उपनिषद को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के वर्क अपना पब्लिश करवाया था। इसके जो शुरू के वर्क्स आप देखेंगे ना, ये तो बाद का वर्क है, सेलिंग टू बिजेंटियम, जिसमें इंडियन फिलॉसफी और उपनिषद और वेदास और भागवत गीता का प्रभाव है। लेकिन जो शुरू की जो पोएम्स थी W.B. येट्स की, उन पोएम्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रभाव है शैली का, रोमांटिक एज के शैली का। एडमंड स्पेंसर जो हमारे अपने एलिजाबेथन एज के शुरू के पोएट आते हैं, एंड ऑन द डिक्शन एंड कलरिंग ऑफ प्री रेफलाइट वर्स, और जो प्री रेफलाइट वर्स के लोग हैं उनका भी असर इनके ऊपर आता है, इनकी पोइट्री के ऊपर। प्री रेफलाइट जो आर्ट फॉर आर्ट से की बात करते हैं, कला कला के लिए होनी चाहिए, उसमें उपदेश की बात नहीं होनी चाहिए। शुरू में ये उपदेश नहीं देते थे, लेकिन जब ये सेलिंग टू बिजेंटियम में जब 50-60 साल की उम्र के बाद के जब इन्होंने वर्क किए हैं, उसमें फिर ये प्रीचर बन गए, और फिर ये प्री रेफलाइट मूवमेंट से अलग हो गए थे, सिम्बोलिज्म की तरफ आ गए, है ना, ऐसा हुआ था। और फिर ये इंडियन जो फिलॉसफी थी, जो हमारे यहाँ का जो इंडियन जो उपनिषद थे और गीता थी, उनसे प्रभावित होने लगे थे और मिस्टिसिज्म की तरफ चले गए। ही सून टर्न टू आयरिश मिथोलॉजी। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपनी इस पोएम पे इसका बहुत असर है। ये चीज़ तब समझ में आएगी, पोएम तब समझ में आएगी जब आप ये चीज़ समझ पाएंगे। ये आयरिश मिथोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, एंड फॉकलॉर और जो
आयरलैंड की जो फोकलॉर्स थी, जो वहाँ की जो कथाएं चलती थी, पौराणिक कथाएं और जो लोक कथाएं, उनसे काफ़ी प्रभावित रहे शुरू में। और विलियम ब्लैक की राइटिंग से भी बहुत प्रभावित है, जो प्री रोमांटिक एज से बिलोंग करता है विलियम ब्लैक। येट्स वॉज अ पोएट इन रोमांटिक ट्रेडिशन, मैंने बताया ना, रोमांटिक ट्रेडिशन के प्रभावित थे और उनसे काफ़ी जुड़े हुए थे। कंसर्न अलाइक विद द इमेजिनेशन एंड द फिजिकल, फिजिकल और इमेजिनेशन दोनों चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में इनके ऊपर उनका भी असर रहा है दोस्तों। और देखिए, फ्रॉम द सेल्फ कॉन्शियस रोमांटिसिज्म ऑफ द अर्ली पोएम्स टू द कॉम्प्लेक्स मैजिक ऑफ बिजेंटियम, तो जो इनका सेल्फ कॉन्शियस रोमांटिसिज्म है अर्ली पोएम में, वहाँ से इन्होंने शुरू किया, बिल्कुल अपने आप पर केंद्रित रहते थे। वही कहते थे ना, ये पहले जब यंग थे, जब इनके सेंसुअल प्लेजर्स अच्छे थे, को मज़ा आता था, तो ये उस तरह की पोइट्री लिखते थे। जब इनकी एज बढ़ी, इनकी सोच चेंज हुई, अब ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये अपनी ओल्डर एज में या लेटर स्टेज जो इनकी पोइट्री थी, वो फिर कॉम्प्लेक्स होने लगी और उसमें बिजेंटियम जैसी कविताएं आने लगी, जिसमें ऑस्टेरिटी, साधुवाद और स्पिरिचुअलिज्म, उनकी बातें करने लगे। और फिर लॉन्ग और टीडियस जर्नी फॉर येट्स, इस तरह से पूरी एक यात्रा रही है इनकी। शुरुआत इन्होंने रोमांटिक एज से करी, मतलब रोमांटिक एज की पोएम से करी, वहाँ से प्रभावित थे प्री रेफेलाइट, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर ये मिस्टिकल पोएम लिखने लगे, फिलोसफिकल पोएम लिखने लगे और रिलीजियस पोएम लिखने लगे। ऐसी इनकी एक लंबी यात्रा रही है। W.B. Yeats confuses the reader by its paradox, इनकी पोएम्स में हमको पैराडॉक्स बहुत मिलेंगे, ऐसे बिल्कुल अलग अलग चीज़ों को ये कॉन्सेप्ट को मिलाने की कोशिश करता है मेटाफिजिकल पोइट्स की तरह। फार फेस्ट कंसीट्स का यूज़ करते हुए दिखेंगे आपको, पैराडॉक्स बहुत कॉम्प्लेक्स यूज़ करते हैं, सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। सिंबल आपको खुद को समझना पड़ेगा, उसके पीछे की पूरी कहानी, तो उनके थोड़ी फिलॉसफी डालते हैं, पैराडॉक्सिकल कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो आप एक बार लगेगा ये कंपेयर कैसे कर रहा है, पर जब आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो तो पता चलता है ये तो सही कर रहा है ना, ऐसा होता है। ओके, ही वॉज सिम्बॉलिस्ट पोएट, ये बड़ी बात है इनके लिए, जो आपको फैक्ट जरूर याद रखना पड़ेगा कि जो W.B. येट्स एक सिम्बॉलिस्ट पोएट हैं। अल्यूजिव इमेजरी, इनकी जो इमेजरी हैं वो अल्यूजिव होती हैं, कुछ अल्यूजन, संकेत, कुछ रेफरेंस देती हैं आपको। सिंबॉलिक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, बहुत बड़े मास्टर हैं, ब्लास्टर मास्टर हैं सिंबॉलिज्म के। बट अनलाइक द मॉडर्निस्ट, ही वॉज अ मास्टर ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म्स, ये ट्रेडिशनल फॉर्म्स पे बिलीव करते हैं, जैसे कि हमारे T.S. एलियट करते हैं दोस्तों, सेम टू सेम। ही मेक्स यूज ऑफ सिंबल्स टू कन्वे इनर सेंसेशन, ये अपने इनर सेंसेशन की बात करते हैं, विजन्स और ट्रेसेस की बात करते हैं, इस मैजेस्टिक एक्सपीरियंस की अपनी कविताओं के थ्रू बात करते हैं, जो इन्होंने मैजेस्टिक एक्सपीरियंस लिए वो कविता में बताना चाहते हैं। ये सेलिंग टू बिजेंटियम देखोगे तो ये बिल्कुल उस मैजेस्टिक एक्सपीरियंस की बात करता है, जिसमें सॉल को अपलिफ्ट करना चाहता है और ये सीधा ईश्वर से कांटेक्ट करना चाहता है, ठीक है ना, और ये स्पिरिचुअलिज्म की और मॉरलिटी की बात कर रहा है, और एक ऐसी यात्रा पे, जर्नी पे जाना चाहता है जैसे आप पिलग्रिमेज टाइप कुछ कह सकते हैं, और ये सिर्फ ख्वाबों में चल रहा है, वास्तव में नहीं जा रहा है वहाँ पे ना। तो बड़ा मैजेस्टिक एक्सपीरियंस है। ये जो बुक है, इन्होंने एक बुक लिखी अपने इस मैजेस्टिक के ऊपर, सिम्बोलिज्म के ऊपर, ए विजन, जो फेमस बुक इनकी मानी जाती है। ये फ्रांस में इनकी डेथ हुई 28 जनवरी में, और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब ये फ्रांस में मरे तो इनकी आखिरी इच्छा थी, आई एम टू से, कि जब मैं मरूँ ना तो मुझे आयरलैंड में दफनाया जाए। बट ये मर गए फ्रांस में, शुरू में इनको वहाँ दफना दिया गया, बट बाद में फिर इनको वहाँ से निकाला गया और फिर आयरलैंड जहाँ बिलोंग करते थे, जिस जगह से, वहाँ पर इनको जो है वो बैरी किया गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इनकी डेथ के बाद। और जहाँ इनको बैरी किया गया, उनके एपिटाफ पर जो एक मृत्यु लेख लिखा जाता है कब्र के ऊपर, वहाँ लिखा गया, कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ, हॉर्समैन पास बाय। ये इनकी उस पर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो हमने पोएट के बारे में बात की। इसके कुछ वर्क्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वॉल्यूम्स, इन द सेवन वुड्स जो 1903 में आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द वाइल्ड स्वान्स एट कूली जो बहुत फेमस है, द टावर जिसमें ये पोएम 1928 में आई थी अपनी वाली, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है, वाइंडिंग स्टेयर, और लास्ट पोएम्स एंड प्लेस 1914 के मरने के बाद पोस्टह्यूमसली पब्लिश की गई थी। तो दिस इज ऑल अबाउट W.B. येट्स। इसको इतना हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिटरेरी पीरियड्स और मूवमेंट्स में भी W.B. येट्स मॉडर्न एज में मिलेगा आपको, और ये सब बातें पढ़ने से हमें ये वाली पोएम भी समझ में आएगी। इसलिए मैंने आपने देखा होगा थोड़ा स्पीड से मैं निकल गया,
ताकि आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं हो, लेकिन इसको हमने पढ़ भी लिया। और ऐसे हम हर जो भी हमारा पोएम हम पढ़ते हैं या जो भी प्रोज पढ़ते हैं, उन सब में हम इस तरह से कुछ पॉइंट्स बात करते हैं उस पोएट के बारे में या एसेइस्ट के बारे में, जिससे उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है और जो टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ होती है वो भी हमें समझ में आती है। तो इसका सिंबॉलिज्म, इंडियन फिलॉसफी, आयरिश मूवमेंट, आयरिश फोकलॉर, है ना, और इनका वो रेनेसेंस से प्यार, है ना, ये सब चीज़ें, और रोमांटिक एज, ये सब चीज़ें आपको इस पोएम को समझने में बड़ी हेल्प करेंगी दोस्तों। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे चल रहे हैं और हम आगे बात करेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम। ये जो पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ W.B. येट्स। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पोएम में से एक पोएम आती है, एक तो ये और एक द सेकंड कमिंग, है ना। ये जो पोएम है इसकी, ये 1926 में लिखी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ऐसे कैसे हम नोट्स भी आपको PDF में अवेलेबल कराते हैं जो हमसे स्टूडेंट ऐप पे जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा। आप में से कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हम लोगों को ना केवल लिटरेचर वाला पोर्शन दे दो, कुछ ऐसा एक कोर्स बना दो जिसमें हम केवल ग्रेड फर्स्ट का लिटरेचर पढ़ना चाहें वो पढ़ लें, है ना। तो मैंने क्या किया दोस्तों, आप लोगों के लिए हमने केवल एक लिटरेचर का एक आपके लिए कोर्स बना दिया है, जिसमें ग्रामर हटा दी, फोनेटिक्स हटा दिए, जिसमें केवल लिटरेचर रखा है, नए वाला लिटरेचर। लेकिन साथ साथ में मैंने जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं, लिटरेरी पीरियड्स और मूवमेंट्स, वो भी रख दिया है, और उनके एक नोट्स का सेक्शन बना दिया, वो नोट्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। और आप क्या कर सकते हैं, उन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके ऐप पर डाउनलोड होंगे, आपके डिवाइस पे भी डाउनलोड हो जाएंगे, और आप उनके प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। वो काम हमने आपके लिए कर दिया है। और इसके अलावा उसकी जो रेट है हमने बिल्कुल हाफ कर दी है। जैसे जो हमारा जो पुराना कोर्स था जिसमें पूरा ग्रामर और सब कुछ मिलेगा आपको, वो 6000 का है, और ये हमने 3000 में कर दिया है। और जो ग्रेड सेकंड का कोर्स है वो 5000 से हमने हाफ 2500 में कर दिया है, ठीक है ना। तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, और आप आराम से इस कोर्स को पढ़ के कवर कर सकते हैं अगर आपका केवल लिटरेचर बचा हुआ है। अगर आपने कहीं से और से भी कोर्स ले रखा है तो अब ये आपके लिए अफोर्डेबल हो गया है, ठीक है ना। इसकी वैलिडिटी पूरी 1 साल की है। अब हो सकता है बाद में वैलिडिटी अगर आपको 3 महीने 4 महीने चाहिए, अगर आपकी डिमांड वो भी रहती है तो फिर इसकी रेट और कम कर सकते हैं, बट फिर आपको जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अभी तो हमने इसको 1 साल की वैलिडिटी के लिए दिया है। अगर इसकी वैलिडिटी कम करेंगे तो इसकी रेट हम और कम कर सकते हैं, वो आप अपनी डिमांड के हिसाब से बता देना। अभी तो आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं दोस्तों। पूरा कोर्स लेना तो वो भी अवेलेबल है, और केवल लिटरेचर का चाहो तो वो भी अवेलेबल है। ओके, इस तरह के पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। इन्होंने पहली बार ये पोएम 1920 में पोएम लिख दी थी, जब ये 61 या 62 साल के आसपास के थे, है ना। तो 1926 में लिखी ना इन्होंने, और ये 1865 में पैदा हुए थे, है ना। तो आप देख लीजिए, यहां से यहां तक आप ऐड करेंगे तो आपको 61 62 ही मिलेगा। फर्स्ट पब्लिश जो पोएम ये अक्टूबर ब्लास्ट में हुई, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। कलेक्शन था इनका अक्टूबर ब्लास्ट, और 1927 में ये पब्लिश की गई, 1927 में। फिर दोबारा इन्होंने रिपब्लिश किया उस पोएम को, है ना, रिपब्लिश इन द कलेक्शन द टावर इन 1928। 1928 में इन्होंने ये पोएम जो है दोबारा पब्लिश कर दी दोस्तों। ये जो पोएम थी इन्होंने डेडिकेट की थी एक आयरिश आर्टिस्ट ही थे, इनके साथी थे, आयरिश आर्टिस्ट थे, नोरा मैकगिनीज। अच्छा, इन सब पे मैंने क्वेश्चन भी बनाया आप लोगों के लिए, जो हमारा पार्ट 3 है, वो ऐप पे जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको वो पार्ट मिल जाएगा। इन सब पे क्वेश्चंस बने हैं। फिर नोरा मैकगिनीज जो है उनको इन्होंने ये पोएम डेडिकेट की थी, और द पोएम इज रेफरेंस एक्सटेंसिवली इन फिलिप रॉथ्स 2001। बाद में एक ये जो पोएम थी इसका रेफरेंस इस पोएम में से कुछ लाइंस लेकर के उनके टाइटल बनाए हैं कुछ लोगों ने, जो इस पोएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो एक फिलिप रॉथ नाम से थे जिन्होंने 2001 में एक नॉवल लिखा द डाइंग एनिमल, और इसका जो टाइटल था डाइंग एनिमल, ये इस पोएम के टेक्स्ट में से एक फ्रेज लिया है इसने और अपने नॉवल का टाइटल बनाया द डाइंग एनिमल।
जिसमें वो कहता है ना कि आई फास्टन टू डाइंग एनिमल। कवि कहता है कि मैं ना इस मोर्टल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ, मैं इटर्निटी की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं अब है ना मोक्ष प्राप्ति करना चाहता हूँ, रिडेम्पशन सेल्वेशन मैं चाहता हूँ। तो अभी तो मैं डाइंग एनिमल से बंधा, मतलब मोर्टल हूँ, मेरा शरीर जो है वो डाइंग एनिमल है, स्थूल शरीर है ना, और मैं अपनी आत्मा को इस शरीर से आजाद करना चाहता हूँ। ये डाइंग एनिमल से बंधा। और डाइंग एनिमल नाम से फिलिप रूथ ने बाद में एक नॉवल लिख दिया, और है ना टाइटल फ्रॉम द, इसी पोएम से टाइटल लिया उसने। इसके अलावा एक काम और हुआ, इसकी पहली लाइन में आता है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। और ये जो नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन है, इस नाम से कॉर्मैक मैकार्थी ने भी एक नॉवल लिखा जिसका टाइटल उसने नो कंट्री फॉर द ओल्ड मैन। आप देखना ये इसकी फर्स्ट लाइन में आता है, दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। तो ये मैकार्थी ने अपने नॉवल का नाम लिया था। सेलिंग टू बाइजेंटियम इज अ पोएम टू नरेट जर्नी टू द सिटी ऑफ बीजेंटियम। ये एक जर्नी है जो फिलोसॉफिकल जर्नी है, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, मेटाफोरिकल जर्नी है, जिसमें एक ओल्ड मैन यात्रा कर रहा है, रियल में नहीं कर रहा, मेटाफोरिकली कर रहा है, बिजेंटियम, जिसका बाद में नाम कॉन्स्टेंटिनोपल पड़ा, और बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम इस्तांबुल कर दिया गया था। वो भी आप पढ़ेंगे, मैंने नोट्स में ये चीज भी ली है अपने लिए। इन द पोएम येट्स म्यूजेस अबाउट द कन्वर्जिंग ऑफ इमॉर्टेलिटी। यहाँ जो येट्स है वो इमॉर्टेलिटी की बात करता है, आर्ट की बात करता है, ह्यूमन स्पिरिट की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंड डिस्क्राइब द मेटाफोरिकल जर्नी, ये जर्नी रियली में नहीं करता, ये मेटाफोरिकल जर्नी है, ये है ना ऐसे उसने बस आपको समझना पड़ेगा कि यात्रा वो केवल स्पिरिचुअली कर रहा है, वो मेंटल ऐसे मेटाफोरिकली कर रहा है ना। एंड ऑफ अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति यात्रा कर रहा है जो परसुइंग हिज ओन विजन ऑफ इटर्नल लाइफ, जो इटर्नल लाइफ चाहता है, जो अपनी आत्मा की मुक्ति चाहता है, और इस बर्थ और डेथ और रीबर्थ के जो साइकिल है उससे वो बाहर निकलना चाहता है। एंड कॉन्सेप्शन ऑफ पैराडाइज, और स्वर्ग में चाहता है, जो हमसे छिन गया है, हमने पैराडाइज लॉस्ट कर दिया, वो वापस पैराडाइज में जाना चाहता है, अच्छे कर्म करके, भगवान को याद करके, स्पिरिचुअलिज्म के थ्रू। ये इस पोएम बताया गया है। इन द पोएम येट्स फेसेस ओल्ड एज। इसमें जो येट्स है वो 61 या 62 साल का हो चुका है, और वो ओल्ड एज में है, विद द विश टू फॉरगेट हिज डिकेइंग बॉडी, जो अपनी डिकेइंग बॉडी को जो है वो भूलना चाहता है कि मेरा शरीर नश्वर है, वो ख़त्म हो रहा है, वो उसको भूल करके एजुकेट हिज सॉल फॉर इमॉर्टलिटी, इमॉर्टलिटी के लिए अपनी आत्मा को एजुकेट करना चाहता है। और इसके लिए एजुकेट कौन करेंगे उसको? बीजेंटियम की जो वॉल्स में, मॉन्यूमेंट्स में जो सेजेस बने हुए हैं मोज़ेइक आर्ट के अंदर, और वो गॉड की होली फायर में जल रहे हैं अपनी, है ना, वो जो सेजेस हैं, होली सेजेस, वो उसको गाइड करेंगे, वो उसके लिए सिंगिंग मास्टर्स बनेंगे, है ना, और उसको एजुकेट करेंगे, और वो उसको इमॉर्टलिटी की तरफ, उसकी आत्मा को इमॉर्टलिटी की तरफ लेकर के जाएंगे। उसकी डिज़ायर्स, उसकी इंद्रियां, उसके जो सुख हैं, अर्थली प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर, फिजिकल प्लेजर, उनको ख़त्म करके उसकी सोल को गॉड से कनेक्ट करेंगे, एक रास्ता दिखाएंगे। कौन? वो बिजेंटियम शहर के मॉन्यूमेंट्स में जो दीवारों पर जो सेजेस के जो चित्र बने हुए हैं, जो वाइज मैन है, जो आत्माएं हैं वो अच्छी अच्छी, वो उसको रास्ता दिखाएंगी और ईश्वर के पास उसको लेकर जाएंगे, उसको गाइड करेंगी। सो दिस पोएम इज अबाउट आर्ट, कल्चर एंड ओल्ड एज। तो आपको पूछे कि पोएम किसके बारे में है? ये अपने आप को आर्ट के थ्रू अमर करने के बारे में है, कल्चर को, अपनी ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करने के बारे में है, और ये ओल्ड एज में आदमी कैसे सोचता है उस बारे में पोएम है। इस पोएम में मैंने बताया 32 लाइन्स हैं, हर लाइन 4 स्टेंजाज में डिवाइडेड है, हर स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं, और ये ओटावा रीमा जो इसका आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं स्टेंजा का।
इसमें ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। 5 आयम्बिक फीट है, पेंटा यानी 5, यानी कि 10 सिलेबल्स हो गए, है ना। 10 सिलेबल्स हैं, इसको हम डेका सिलेबिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको डेका सिलेबिक कहते हैं, है ना। इस तरह से पॉइंट्स हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए। आई होप इससे आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। सम वर्सेस, ऐसा नहीं कि सब में 10 सिलेबल्स हैं, कुछ वर्सेस में, कुछ ऐसी लाइंस में इसने ना एक्स्ट्रा सिलेबल्स भी लगाए हैं एट द एंड फॉर द सेक ऑफ राइम, ताकि राइम स्कीम जो है वो ए बी सी बन जाए, है ना। इस वजह से इसने वो काम भी किया है। ईच स्टेंजा हैज बीन कंक्लूडेड विद अ राइम्ड कपलेट। इनका जो हर स्टेंजा है वो कंक्लूड, लास्ट में जो खत्म होता है ना, वो राइम्ड कपलेट्स होता है, सीसी से सेम राइम आती है ना, सीसी। बाकी ऑल्टरनेटिव होती है ए, है ना। एक छोड़कर एक राइम करेगा, एक छोड़कर एक राइम करेगा, तो ए बी, और जो लास्ट का जो कपलेट होगा वो राइम्ड कपलेट होगा। ये इसकी राइम स्कीम है दोस्तों। आई होप समझ में आ रही बात है आपको। द फ्लो ऑफ वर्स इज हाईली रिदमिक। इस पोएम का जो फ्लो है वो बहुत रिदमिक है, क्योंकि बिल्कुल मीटर में लिखी गई है, राइम स्कीम प्रॉपर है, तो कविता को गाने में, बोलने में बड़ा मजा आता है। ये हाईली रिदमिक है, स्प्रिट इसकी लिरिकल है, इसको आप गा सकते हो। लिरिकल मीन्स विच कैन बी संग, जिसे गाया जा सकता हो, है ना, और बहुत अच्छे तरीके से गा सकते हैं इसको आप। इस तरह की इसकी राइम है। देर आर ऑल एलिटेशंस। इस पोएम में बहुत एलिटेशंस हैं। एक सबसे अच्छा एलिटेशन तो इसका वो है फिश, फ्लैश एंड फाउल। बहुत प्यारा एलिटेशन है। फिश, देखो ये आ गया ना, फिश, फ्लैश और फाउल। कमेंड ऑल द समर लॉन्ग, ये सब देख लो। चाहे फिश, जो वाटर जो क्रीचर्स हैं, ऑल काइंड्स ऑफ वाटर क्रीचर्स। फ्लैश यानी जो लैंड पे रहने वाले क्रीचर्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और फाउल, बर्ड्स, ऑल काइंड्स ऑफ क्रीचर्स ऑफ एयर। ये सभी को देख लो आप। सभी समर लॉन्ग अपनी जवानी के दिनों में कंज्यूम्ड, है ना, मतलब कमेंड कर रहे हैं, सेंसुअल प्लेजर को इंजॉय कर रहे हैं। उनका केवल अपने समर लॉन्ग जवानी के दिनों को जीने का है, अपने डेथ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना, उस रीबर्थ और डेथ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने ओल्ड एज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, गॉड और स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, मॉरलिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एंड दे आर शेयर इन्वॉल्व इन, you can say in spiritual, in sensual pleasure, physical pleasure, summer pleasure, है ना, आनंद में लगे हुए हैं। whatever is begotten, वो भूल गए हैं कि जो भी पैदा होता है, born, begotten and dies, वो मरता है। उस चक्र को ये नहीं देख रहे हैं और केवल प्रेजेंट जो प्लेजर्स है फिजिकल, उनमें ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखो क्या गजब की इसके अंदर एलिटेशंस, राइम्स यूज करता है ना, हाफ राइम यूज करता है, कोई लाइन बड़ी कोई लाइन छोटी भी कर लेता है। और इसका रिदम जो है बिल्कुल ऐसे नेचर की तरह आपस में बंधा हुआ है। जैसे नेचर में चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, स्ट्रिंग्ड होती हैं, एक धागे में पिरी हुई होती है, ऐसे इसकी रिदम बिल्कुल ऐसे कनेक्टेड है आपस में। बहुत खूबसूरत पोएम बनाई है W.B. येट्स ने दोस्तों। द रिदम इज आयम्बिक। इस पोएम की जो रिदम है वो आयम्बिक है। वैरायटी जो है इसके ऑफ फॉलिंग रिदम, है ना, वो कभी कभी जैसे कोई आपको हाई पे लेके जाएगा फिर लो पे लेके जाएगा, तो फॉलिंग रिदम इस पोएम में आपको ऐसे मिलेगी। बिल्कुल गजब की लय आपको इस पोएम में मिलने वाली है। द डिक्शन, अगर इसकी भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो बड़ी सिंपल है लेकिन अर्बन है। शहर की चीज़ें इसने यूज़ की हैं। अर्बन सिटी में जो वर्ड्स काम आते हैं वो है, ये पेस्टोरल नहीं है, पेस्टोरल नहीं है, ये कंट्री लाइफ की जो है इसमें वर्ड्स नहीं है, अर्बन वोकैब है इसमें। लिटरेरी अच्छे वर्ड यूज़ किए हैं इसमें। पॉलीसिलेबिक वर्ड देखोगे, लंबे शब्द तो बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर है। ज़्यादातर शब्द इसमें मोनोसिलेबिक है और बाइसिलेबिक या डाइसिलेबिक है। ज़्यादातर शब्द इसमें एक सिलेबल के छोटे छोटे शब्द हैं, या फिर कोई ज़्यादातर दो सिलेबल के वर्ड्स हैं, है ना, ज़्यादातर मेजोरिटी में हुए हैं। और जो पॉलीसिलेबिक है वो फ्यू है, ना के बराबर, बहुत कम शब्द यूज़ किए। तो बहुत सिंपल और अच्छी लैंग्वेज यूज़ की है। स्टाइल इसकी देखे जाए तो रोमांटिक है, बिल्कुल इमेजिनेशन है। रोमांटिक यानी ये वास्तव में कोई यात्रा थोड़ी कर रहा है, ये तो बस एक आप कह सकते हैं इमेजिनेशन में रोमांस, रोमांटिक है। और सिम्बॉलिस्टिक है, ये जो भी वर्ड्स यूज़ करता है वो सिंबल्स के रूप में है।
और ये सिम्बोलिस्ट का कहना भी है कि आपको शब्द कम यूज करने, सिंबल्स के थ्रू सारी बातें समझाने की कोशिश करो। तो बिजेंटियम इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ होली सिटी, सिंबल ऑफ आर्ट, कल्चर, इमॉर्टलिटी और स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है। इसमें ये सिंबोलिज्म से काफ़ी प्रभावित पोयम है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय मेच्योरिटी। इसमें जो डब्ल्यू बी येट्स है वो ओल्ड मैन की तरह है। तो ओल्ड मैन कैसे सोचते हैं, वो मेच्योर होते हैं, उनकी एज में उन्होंने सब कुछ देखा हुआ होता है। तो इस पोएम में भी आपको काफ़ी मेच्योर बातें नज़र आएंगी। मेच्योरिटी है, सिम्बॉलिस्टिक टेंडेंसी आपको इसमें मिलेगी, एंड ग्रेट पोएटिक स्किल, और बहुत पोएटिक स्किल है इसके अंदर, गजब का लिखा है इसने। जैसे आप ये लाइन देख लो ना आप इसकी, फिश, फ्लैश और फाउल। फिर आगे बोलता है जो ओल्ड मैन होते हैं ना, वो कैसे हैं, टैटर्ड कॉट लाइक ऑन अपॉन अ स्टिक, ढीले ढाला शरीर, जैसे जैसे कोट लटका दिया होगा किसी स्केयर क्रो के ऊपर। बहुत अच्छी पोएम इसने यूज़ की है। थीम और इमेजरी जो है इसकी, ये इंस्पायर्ड है मॉडर्न सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट से। इससे काफ़ी इंस्पायर्ड, और खुद उसका लीडर था एक तरह से, आप सिम्बॉलिस्ट जो मूवमेंट था। येट्स इज फ्यूजिंग द डाइवर्स एलिमेंट्स, इसने काफ़ी सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे फ्यूज किया है ना, मिलाया है, मिंगल किया है, कंबाइन किया है, टू क्रिएट यूनिक मास्टरपीस, ताकि इसका जो ये पोएम है वो यूनिक मास्टरपीस बन जाए, और इसकी आर्ट में लोगों को इतना आनंद आए कि उनकी नींद उड़ जाए। एम्परर भी, जो ड्राउजी एम्परर है, वो भी अवेक, जाग जाए, है ना, और ये इसकी आर्ट इतनी फैबुलस हो कि इसको इमॉर्टलिटी मिल जाए, जैसे कि बिजेंटियम के मॉन्यूमेंट्स को मिल गई, उन सेजेस को मिल गई, है ना, उन 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 मोज़ाइक आर्ट को मिल गई। तो इसका लिटरेचर भी इतना फेमस हो जाए, इसलिए इसने ऐसा खूबसूरत ये लिटरेचर बनाया है यहाँ पे। सेलिंग जो बाइजेंटियम है इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, और एक बात देखना, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में लिखी गई है, जिसमें एक एक कोई सिंगल स्पीकर होता है जो अपनी पूरी कैरेक्टराइजेशन करता है, अपनी पूरी बातें बताता है, और इसमें कहानी के रूप में होता है। जैसे ड्रामेटिक होता है ना कि वो कहाँ जा रहा है क्या, और इसमें भी अलग अलग बताया गया कि मैं, ये शहर ऐसा है, आयरलैंड हमारा देश ऐसा हो गया, और अब मैं यात्रा पे जाना चाहता हूँ, और वहाँ मुझे सेजेस मिलेंगे, और लास्ट में मुझे मॉक्स मिल जाएगा। तो पूरा एक घटनाक्रम चलता है इसके अंदर। 4 स्टेंजा में 4 अलग अलग बातें बताने की कोशिश करता है, और इसमें लिसनर जो हैं वो रीडर्स हैं, और वो इसकी बातों को सुन रहे हैं, और उसकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आ रहा है, तो साइलेंट लिसनर है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का फॉर्म है जो विक्टोरियन एज में खूब चलता था ये जॉनरा। स्पीकर जो है इसका ओल्ड मैन है, जो सेलिंग टू द सिटी ऑफ बिजेंटियम, तो बिजेंटियम शहर की तरफ जा रहा है, और उसने अपने देश को पीछे छोड़ दिया है। अपना देश मतलब आयरलैंड को उसने पीछे छोड़ दिया है। और तभी इसमें पहली लाइन में आता है दैट दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। तो दैट मीन्स ये सेलिंग कर रहा है बिजेंटियम की तरफ, और पीछे छूट गया आयरलैंड, और दूर रह गया, उसके लिए दिस यूज ना करके दैट यूज करता है। ये बात भी एक ध्यान रखना आप। सेलिंग टू बिजेंटियम इज येट्स डेफिनेटिव स्टेटमेंट अबाउट द एगोनी ऑफ ओल्ड एज। ओल्ड एज में कैसी पीड़ा महसूस होती है, उस पीड़ा को यहाँ दर्शाया गया है कि कैसे आजकल के जो लोग हैं वो, उनको बड़े बुजुर्गों का ध्यान ही नहीं है, वो अपने सेक्सुअल प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर में, सेल्फिशनेस में इन्वॉल्व हैं, और उनको ओल्ड मैन के विचारों की, उनकी उम्र की, उनके एक्सपीरियंस की कोई कदर नहीं है। तो वो अगोनी को बताने की कोशिश की है, ओल्ड एज की। एंड द इमेजिनेटिव और स्पिरिचुअल वर्क है, ये जो यात्रा कर रहे हैं वो इमेजिनेटिव है, वो स्पिरिचुअल है। एंड रिक्वायर्ड टू रिमेन अ वाइटल इंडिविजुअल इवन व्हेन द हार्ट इज फास्टन टू डाइंग एनिमल। देखो ये लाइन आई थी, अ डाइंग एनिमल, यहाँ से वो नोवेल का टाइटल लिया था, ध्यान है आपको, है ना, रूथ ने। ए डाइंग एनिमल, फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, आप समझ रहे हैं बात को? ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका आप लोग। येट सोल्यूशन इज टू लीव द कंट्री ऑफ द यंग एंड ट्रेवल टू बिजेंटियम। वो इस जो यंग लोगों की जो कंट्री है उसको छोड़ना चाहता है डब्ल्यू बी येट्स, और वो अब जाना चाहता है एक ओल्ड मैन के लिए जो सुटेबल कंट्री है वहां पर जाना चाहता है। वेयर द सेजेस इन द सिटीज फेमस गोल्ड मोजाइक, जहाँ पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं। मोजाइक आर्ट, मोजाइक आर्ट क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बार बार वर्ड आ रहा है। मोजाइक आर्ट होती है जिसमें छोटे छोटे स्टोन्स, पेबल्स, स्टोन्स कलरफुल, उनको ऐसे ना साइड बाय साइड जमा करके, और उनसे कुछ फोटो चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े सेजेस और जीसस क्राइस्ट, और ना कलरफुल ग्लासेस और पेबल्स, और उनको ऐसे दीवारों पर लगाया जाता है, और बड़ी खूबसूरत सी ऐसी पेंटिंग्स बनती हैं।
वो ऐसे कलर से न बना करके छोटे छोटे स्टोन्स लगा करके फिर डिजाइन्स बनाते हैं, वो मोज़ेइक आर्ट। और उसमें सेजेस, और वो जब मैंने पोएम पढ़ाई थी तो आपको बताया था, ध्यान हो तो, फर्स्ट पार्ट के अंदर, कि किस तरह आप मोज़ेइक आर्ट डालोगे गूगल पे तब भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो बिल्कुल कलरफुल है ना, सब चर्च वर्च में देखा हो, किसी बड़े बड़े महलों में देखा हो, पैलेसेस जो होते हैं, रोमन पैलेसेस, इटालियन पैलेसेस, उनमें ये खूब घूम के भी आया था। तो वहाँ मोज़ेइक आर्ट है, वो बिल्कुल, वो आज से हज़ारों साल पहले बनाई गई थी, लेकिन वो आज भी इतनी वर्दी हैं और इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी गजब की हैं कि आपको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। वो अमर हो गई है, इमोर्टल हो गई है। इन द सेम वे डब्ल्यू बी येट्स अपने आप को इमोर्टल करना चाहते हैं इस पोएम, अपने आर्ट के थ्रू। फेमस गोल्ड मोज़ेइक है बिजेंटियम में, कुड बिकम द सिंगिंग मास्टर ऑफ ए सोल। और इन गोल्ड मोज़ेइक में वाइज सेजेस हैं, बुद्धिमान जो साधु संत हैं, वो उसकी आत्मा के सिंगिंग मास्टर, वो उनको बनाना चाहता है और उनको वो इन्वॉक करता है, ओ सेजेस ऐसे बोल करके। थर्ड स्टेंजा के शुरू में बोलता है ऐसा, वो थर्ड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन के अंदर उनको इन्वॉक करता है कि तुम आओ, है ना। और जैसे एक रेफरेंस है ऐसा ही मुझे याद आता है, जो मैंने आपको नोट्स में दिया भी है, कि 1543 में, 1453 में, आई एम टू से 1453 में, तुर्क जो ऑटोमन जो किंग था, उसने क्या किया, इन बिजेंटियम जो उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल था, कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी बन गया था, वहाँ पर उसने अटैक किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शहर था ये, एशिया और यूरोप को जोड़ता था, ब्लैक सी के किनारे पर था, और एक ट्रेडिंग जो टूर जो रूट था, उस रूट का एक बड़ा शहर था, इंपॉर्टेंट शहर। तो तुर्क जो लोग थे उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया और इनके लिटरेचर को और इनके चर्च को और जो भी उस समय इनके जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको ख़त्म करना चाह रहे थे, और ख़त्म करना शुरू किया था। और आपको ध्यान है, रेनेसेंस की शुरुआत यहीं से होती है। फिर वहाँ से कुछ लोग जो थे उस ग्रीक लिटरेचर को उठा उठा करके, फिर वो कोई फ्लोरेंस इटली भाग गया, कोई कहाँ इंग्लैंड चला गया, पूरे यूरोप में फैल गए। तो इतना गजब का रिच लिटरेचर, आर्ट, पेंटिंग्स, मोज़ेइक आर्ट, तो बिल्कुल गोल्डन, बिल्कुल अमीर शहर थे वो, गोल्ड के उनसे बने हुए और खूबसूरत बने हुए थे, है ना। तो ये वो देख कर भी आता है इटली जा करके कि कैसी आर्ट थी और ये थी। और वो एरिया जो अब वो इस्तांबुल कहलाता है, जो तुर्की के अंदर है। तो ये जो है ना, ये वहाँ वहाँ जब जो आर्ट बनी हुई है, वो खूबसूरत आर्ट्स हैं, उनके जो सेजेस हैं उनको इन्वॉक करता है कि तुम आओ, इस होली फायर से निकलो, गॉड की होली फायर से, और स्पाइरल ऐसे घूमते हुए आओ, है ना। हिंदू मिथोलॉजी से लिया, जैसे भगवान हमारे घूमते आते हैं ना, ऐसे कुछ देवता वगैरह, ऐसे तुम स्पाइरल घूमते आओ, इसके लिए वो जायर मूवमेंट कहता है। और मेरी आत्मा, मेरी सोल को तुम जो है गाइड करो, रास्ता दिखाओ, ऐसा कहता है। ही होप्स द सेजेस विल अपीयर इन फायर, उस फायर में जो मोज़ेइक आर्ट में बने हुए हैं वो सेजेस वो अपीयर होंगे, एंड टेक हिम अवे फ्रॉम हिज बॉडी, और उसकी बॉडी जो स्थूल शरीर है उससे वो जो हार्ट के अंदर आत्मा है उसको निकाल देंगे। ये काम करेंगे वो, उस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, उस बॉडी से के हार्ट में से सॉल को निकाल देंगे और उसको कनेक्ट करवा देंगे सीधे गॉड से। तो तुम फायर से निकल कर आओ, मेरी बॉडी से मेरी आत्मा को निकालो इनटू एन एग्जिस्टेंस, और उस बुराइयां निकालो। एंड वेयर लाइक ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट ही कुड एग्जिस्ट इन द आर्टिफाइस ऑफ एटर्निटी। और अभी खुद भी चाहता है कि या तो मेरी आत्मा का तुम इटर्निटी बना दो, उसको अमर कर दो, या फिर तुम मुझे ऐसा इंस्पायर करो कि मैं भी एक बहुत खूबसूरत आर्ट बना सकूं, और मैं भी, मेरा काम इतना अच्छा हो जाए कि मैं भी इमोर्टल हो जाऊं अपने आर्ट के थ्रू। दोनों मतलब होते हैं। मैंने इस पोएम को आपको दोनों बेस लेते हुए समझाया था, ध्यान हो तो, फिलोसफिकल बेस भी, और इंडियन फिलोसफी का, उपनिषद और गीता का, और साथ साथ में जो ये यहाँ पे जो आपको सीधा सीधा मतलब दिखाई देता है आर्ट से रिलेटेड, वो भी हमने बात की थी। दिस इज अ रेफरेंस टू द लेजेंड दैट व्हेन द तुर्क्स, अब देखो ये वो कहानी है जो बता रहा था भी आपको। हाँ, तुर्क ने जब वहाँ किया ना, तो कुछ जो लोग थे, एक चर्च था हागिया सोफिया, वहाँ के कुछ लोग थे वो दीवारों में जाके, है ना, छुप गए थे, कुछ ऐसी दीवारें थी उनमें छुप गए, और जब अपने सारे जो भी चर्च के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको लेकर के वो दीवार में छुप गए, ताकि उनको तुर्क जो अटैकर्स थे वो उनको डिमोलिश ना कर सके। फिर जब वो जो अटैकर चले गए, रॉबर्स चले गए, जो सोल्जर चले गए, फिर वो वापस निकले थे। ऐसे तुम दीवारों से वापस निकलो और मुझे गाइड करो, ये वो रेफरेंस है ना। उस चर्च हैगिया सोफिया का, यहाँ वो
रेफरेंस लेता है जो 1453 में जो घटना हुई थी। क्या हुआ था? द प्रीस्ट वर सिंगिंग द डिवाइन लिटर्जी, वो वहाँ पर डिवाइन लिटर्जी यानी कि भगवान के गीत गा रहे थे चर्च के अंदर, तभी वो अटैकर्स आ गए, टुक अप द सैक्रेड वेसल्स। तो वहाँ जो जीसस क्राइस्ट के सामने जो कुछ वेसल्स रखे होते हैं, तो हमने दिए वगैरह और ये मान सकते हैं जिसमें पवित्र जल रहता है और वो रहता है, उनको उठाया, उन बर्तनों को, वेसल्स को उठा करके डिसअपियर्ड इनटू द वॉल ऑफ द चर्च, उस चर्च की दीवारों में जाके छिप गए थे। ये वो वे ये वो सेजेस है जिनके दीवारों पे चित्र बनाए गए हैं। अब आर्ट में लोगों ने बना दिए कि तुम उस होली फायर से निकलो और मुझे गाइड करो। ये वो लोग हैं जो गायब हो गए थे, अब तुम वापस आओ। वेयर दे विल स्टे, वहाँ वो रुके थे, एंड ओनली कम आउट व्हेन द चर्च इज रिटर्न टू क्रिश्चियनडम। और ये तभी वापस निकल के बाहर आ रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वापस से वहाँ पे क्रिश्चियनिटी आ गई थी, तुर्क जो लोग थे उन्होंने वो मुस्लिम जो है धर्म फैलाया, इस्लाम, और जब वो अट गए, फिर जब क्रिश्चियनिटी वापस आई, तब कहते हैं कि दीवारों से निकल करके साधु संत लोग बाहर आए थे। तो ऐसे ही वो W.B. येट्स कहते हैं कि मैं भी अब क्रिश्चियनिटी की तरफ लौटना चाहता हूँ, मैं भी ईश्वर को अपने आप को टोटली डिवोट करना चाहता हूँ, और अब तुम मुझे रास्ता दिखाओ और मुझे भी तुम ईश्वर से मेरा मिलन करवाओ। ऐसे बात करते हैं। ये जो सारी घटना है ये टिमोथी जॉर्ज की हिस्ट्री ऑफ बिजेंटियम पेज नंबर 337 पे लिखी गई है जानकारी। आप कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ जाके। इसका जो फाइनल स्टेंजा है जिसमें वो गोल्डन बर्ड और गोल्डन बाउ की बात करता है और अपने सोल को एम्परर बनाना चाहता है या एम्परर को अपने गीतों से जगाना चाहता है, वो वाली जो स्टेंजा है, लास्ट वाला फोर्थ स्टेंजा पोएम का, ही डिक्लेयर्स दैट वंस इज आउट ऑफ हिज बॉडी, जब उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी, विद द हेल्प ऑफ सेजेस, ही विल नेवर अगेन अपीयर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल थिंग। वापस फिर ये इस कुचक्र में नहीं फंसेगा, ये वापस फिर किसी दूसरी आत्मा में, ये अपनी आत्मा को किसी दूसरे शरीर में नहीं जाने देगा, क्योंकि अपनी आत्मा को मुक्त कर लेगा। और जब आपको सेल्वेशन मिल जाता है, जब आपको रिडेम्पशन मिल जाता है, जब आपको मुक्ति मिल जाती है, निर्वाणा आपका हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपको कोई वस्त्र चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई शरीर चेंज करने की जरूरत नहीं। वरना तो गीता कहती है कि जैसे आप रोजाना वस्त्र चेंज करते हो, ऐसे ही आत्मा भी जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आत्मा भी शरीर बदलना चाहती है, और वो एक शरीर को छोड़ के, कमजोर शरीर को छोड़ के नए शरीर में चली जाती है। जैसे आप पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े पहन लेते हो, है ना। तो ये वही बात यहाँ कह रहा है कि मैं फिर नए फॉर्म में, अब जब मैं, मुझे सेल्वेशन ही मिल जाएगा, मेरा रिडेम्पशन, मुक्ति ही मिल जाएगी, तो फिर मुझे कोई नया नेचुरल बॉडी में वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मेरी आत्मा जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा मुझे, ऐसी बात करता है। ही विल बिकम अ गोल्डन बर्ड, वो गोल्डन बर्ड बन जाए। उसके दोनों जिक्र है। गोल्डन बर्ड मतलब उसकी आत्मा बिल्कुल ऐसे ऊपर उड़ जाएगी, अब वो दोबारा इस अर्थ पर नहीं आएगी, गोल्डन बर्ड की तरह ऊंचाई पर। और ये एक जिक्र दूसरा जो है बिजेंटियम में, W.B. येट्स खुद कहते हैं कि एक ऐसा महल है जिसमें गोल्डन बाउ बनी हुई है और ऊपर उसमें गोल्डन बर्ड बैठा हुआ है। ये सब पोएम पढ़ाते समय मैंने सारे चित्र वगैरह दिखाए थे आपको, सारी इमेजेस मैंने आपको बताई थी दोस्तों। सिटिंग ऑन अ गोल्डन ट्री सिंगिंग ऑफ द पास्ट, और इसको, ये आत्मा मुक्त हो चुकी है, इसको पता है पास्ट क्या है, व्हाट इज पास्ट, प्रेजेंट जो चल रहा है वो क्या है, और इन पास्ट और प्रेजेंट के जो आपके कर्माज हैं, पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म, इन कर्मों के हिसाब से, जैसे हमारे हिंदी मिथोलॉजी में होता है ना, इन कर्मों के हिसाब से आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, जो आने वाला समय। फिर आपको स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, या कोई दूसरी जानवर की योनि में प्रवेश मिलेगा, धरती पे वापस आना पड़ेगा। ये सब डिसाइड होता है आपके पास्ट के जो कर्मास, पूर्व पर्व, या फिर जो आपके इस जन्म के जो कर्माज हैं, उनके आधार पर डिसाइड होगा। और ये क्रिश्चियनिटी में भी है ना। ये आप हर पोएम में पढ़ते हैं कि जो आपके कर्म होते हैं जजमेंट डे के दिन, उनसे डिसाइड होता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये यहाँ डिसाइड होगा। तो दोनों बातें ये क्रिश्चियनिटी से भी जोड़ सकते हैं, और हमारे इंडियन उपनिषद और गीता शायद इसके दिमाग में वो भी रहा हो तो उससे भी जोड़ सकते हैं। तो आपके ऊपर इंटरप्रिटेशन है, कैसे करना चाहते हैं आप। इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ी सी डिफिकल्ट पोएम तो है। अगर आप ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये फिलॉसफी ना समझें तो कठिन है। इंडियन फिलॉसफी को जोड़ करके पढ़ लें आप, और ये धर्म और कर्म और आत्मा और मुक्ति और इनकी बात कर लें, तब पोएम समझ में आ जाएगी। ये बड़ी फिलॉसफिकल सिंबॉलिज्म वाली पोएम है। बिजेंटियम एक सिंबल है, अब एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ तो आत्मा वाली चीज़ है, लेकिन इसको एक
मूर्त रूप दे दिया बिजेंटियम। वरना तो आपको ये आत्मा परमात्मा वाली भाषा समझ में नहीं आती, इसलिए इसने बिजेंटियम एक सिंबल ले लिया, सिंबल फॉर सोर्स एब्स्ट्रैक्शन, है ना। इट इज रिमेन्ड ऑब्सक्योर टिल 1970। लोग कहते हैं कि पोएम लोगों को 1970 तक समझ में नहीं आई थी। पब्लिश तो 1927 में हो गई थी, 1928 में हो गई थी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई। कब तक? जब तक इंडियन उपनिषद से लोगों ने इसको इंटरप्रेट नहीं किया। अरे यार, ये तो इंडियन उपनिषद की बात कर रहा है, ये तो आत्मा परमात्मा मोक्ष इंद्रियां मानस बुद्धि, है ना, उनका जो रिबर्थ और बर्थ का जो चक्र है उसकी बात कर रहा है। अच्छा, ये पोयम है, ये बिजेंटियम तो सॉल है, ये बिजेंटियम तो एक सिंबल है सॉल का, ये बिजेंटियम एक सिंबल है आर्ट कल्चर का। तब लोगों को पोएम समझ में आने लगी। तो जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे, तो मैंने पूरी पोएम में इसको कनेक्ट करके पढ़ा है। जो लोग हमारे ऐप से जुड़े हैं उनको पता है कि मैंने इसको उपनिषद से कनेक्ट करके बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की थी आप लोगों को। इन द प्रेजेंट पोएम बीइंग एन ओल्ड मैन हैज गिवन अप द वर्ल्ड। ये ओल्ड मैन है जो इसका ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो स्पीकर है, वो इस दुनिया को अब छोड़ना चाहता है, वो जहाँ रह रहा है और समाधि लेना चाहता है, योगी बनना चाहता है। He prays to the powers of his इंद्रियाज। देखो मैंने जोड़ दिया इसको इंडियन उपनिषद से। टू रिटर्न टू his soul। वो कहता है कि इंद्रियां ने मुझे शरीर को मेरा बस कर रखा है, बॉडी को, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं मेरी, जो ये सेंसुअल प्लेजर वाली चीज़ें हैं, या जो इंद्रियाज ऑफ एक्शन है, हाथ पैर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मैं इनके कंट्रोल में हूँ। एंड हेल्प हिम अटेन टू द समाधि। और इनको सब मैं दूर करना चाहता हूँ, अपनी आत्मा को मैं ज़्यादा समझने की कोशिश करना चाहता हूँ और एक समाधि वाली स्थिति में जाना चाहता हूँ। समाधि में आपकी जो आत्मा है, केवल आप उसकी सुनते हो, मानस बुद्धि और इंद्रियाज, 10 इंद्रियाज हैं, 5 सेंसेस की और 5 एक्शंस की। इन सब से मैं अपनी डिज़ायर, जो वर्डली डिज़ायर्स हैं, अर्थली डिज़ायर्स हैं, इन सब से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, है ना। ट्रांसेंडेंट इज संस्कार। और अपने जो संस्कार है मेरे, उनके हिसाब से एक नया जीवन। नॉट लेट इट रिटर्न टू द वर्ल्ड फॉर एनी काइंड ऑफ वर्ल्डली प्लेजर। और मैं उस स्थिति में जाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं वापस इन वर्ल्डली प्लेजर्स की तरफ नहीं जाना चाहता। जैसे हमारे होता है ना कि आपका बाल आश्रम और गृहस्थ आश्रम और फिर वानप्रस्थ और सन्यास, तो मैं सन्यास आश्रम की तरफ जाना चाहता हूँ और परिवार सुख दुख बुद्धि इन सब को छोड़ छाड़ के, लोभ लालच को छोड़ के, मैं बिल्कुल केवल अपनी आत्मा की सुनना चाहता हूँ और परमात्मा से कनेक्शन चाहता हूँ, बस दैट्स इट। ऑन द कॉन्ट्रेरी शैल स्कैन ऑल इज संस्कारा वन बाय वन। ये अपने सारे संस्कारों को एक बार एक एक करके चेक करना चाहता है कि कितने गलत संस्कार हैं, कितने अच्छे संस्कारों की बात अब करना चाहता है। और ये एक योगी की तरह अपने सारे इच्छाओं पर अब कंट्रोल करना चाहता है, अपनी इंद्रियों पर, बुद्धि पर, मन पर, अपने हार्ट पर कंट्रोल करना चाहता है और अपनी सोल को इन सब बेकार की जो सेंसुअल प्लेजर्स है, इनसे मुक्त करना चाहता है। ये बात है। इन द उपनिषद, जो उपनिषद है उसमें बात की गई कि जो हार्ट होता है हमारे शरीर में, जिसको सबटल कहते हैं, एक बॉडी होती है जो ग्रॉस होता है, ग्रॉस बॉडी, है ना, हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज गोल्डन सिटी फॉर वर्च्यू ऑफ द गोल्डन रेज ऑफ आत्मा द सन। ये कहता है कि जो बिजेंटियम जो शहर है ना, जो चमक रहा है गोल्डन की तरह, उसका रीजन, ये बिजेंटियम को आत्मा कह रहा है कि आत्मा भी जो है ना चमकती है, उसकी एक अलग स्पार्क होती है, सन की तरह चमकती है। आप देखना, जब भी आत्मा परमात्मा की बात है, रोशनी दिखाई दी जाती चारों तरफ उसके, ये वो आत्मा है जो चमक रही है सोने की तरह। तो बिजेंटियम एक्चुअली हमारे हार्ट में, और हार्ट का साइज थंब की तरह बताता है, सूक्ष्म शरीर है, वो एक सबटल बॉडी है, उसमें हार्ट और उसके अंदर सॉल रहती है, और उस सॉल को इन सब चीज़ों से वो मुक्त करना चाहता है। उसकी चमक बिल्कुल बिजेंटियम सिटी की तरह है। Having taken this clue, WB has described the subtle body of Saul as Byzantium। और इस सॉल की जो सबटल बॉडी है उसको बिजेंटियम से कंपेयर करता है मेटाफोरिकली, सिंबल के रूप में। फॉर बिजेंटियम वॉज एन एंशियंट सिटी ऑफ गोल्डन बिल्डिंग्स। जैसे हमारी आत्मा बिल्कुल गोल्ड की तरह चमकती है, ऐसे बिजेंटियम भी पुराना शहर है जो बिल्कुल गोल्डन बिल्डिंग्स हैं, गोल्डन ऑर्नामेंट्स हैं, वहाँ पे गोल्ड मोज़ेक, सोने से बनी चित्रकारियाँ बनी हुई हैं, ये सब है। और ऐसे हमारा शरीर जो है, आत्मा, वो भी सोल का घर होती है। आत्मा रहती है हमारे इसके अंदर, उस आत्मा को पवित्र करना चाहता है। आत्मा रहती है हार्ट में, हार्ट उसका अबोर्ड, उसका घर है, और वो चमकता है।
ये जो बॉडी, मानस, मन, इंद्रियां, ये उसे भ्रष्ट करने की कोशिश करती है, उन सबसे आजाद करना चाहता है ये। और ये सीधा उस बिजेंटियम के पास जाना चाहता है, सॉल के पास जाना चाहता है, सॉल को पकड़ना चाहता है ना। इट डिस्क्राइब्स इट एज द होली सिटी ऑफ बिजेंटियम। सोल को क्या कहता है? होली सिटी ऑफ बिजेंटियम। तो कहीं ना कहीं बहुत गजब की सिंबॉलिक पोयम है ना। मैंने आपको नोट्स में अलग से ये भी बताया कि इस पोयम में सिंबोलिज्म किस तरह से है, वो भी नोट्स हैं। वो नोट्स में मैंने दिया है कि सारी बात मैंने यहाँ पढ़ा दी, तो नोट्स में अलग से एक पॉइंट देके उसको आप अलग से पढ़ लेना। एक समरी अलग से दे रखी है, वो पढ़ लेना। बाकी मैं यहाँ मोर देन 60 पॉइंट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिर आपको समरी तो वैसे इजीली समझ में आ ही जाएगी। द कीज द उपनिषद फिलॉसफी एंड पतंजलि's व्यूज ऑन योगिक समाधि। इसमें समाधि की बात भी होती है, योगिक समाधि जो पतंजलि बताते हैं, और इसमें उपनिषद की, योगा की और उपनिषद की बात हो रही है। उपनिषद की फिलॉसफी, योगा सूत्र, इन सब की बात करता है। इससे ये समझ जाओ ना आप, योगा, समाधि, प्राणायाम, नियम, यम, है ना, जो 8 सूत्र होते हैं योगा के, और लास्ट में समाधि की तरफ प्राप्त हो जाते हो आप, बिल्कुल जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका, उनकी बात भी यहाँ कर रहा है। उपनिषद की बात भी यहाँ पे कर रहा है, गीता की बात भी होती है। ये समझ जाओगे तो आपको इस पूरी पोएम का सिस्टमेटिक थॉट्स और क्लियर मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। फिर देखिए, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू येट्स ग्रेटनेस एज अ पोएट। ये जो पोएम है येट्स की ग्रेटनेस को बताती है, कितना महान कवि था, कितना ज्ञान था उसको, कितना नॉलेज था, उसकी उपनिषद और फिलॉसफी और योगा दर्शन की कितनी गहरी जानकारी थी, ये आपको इस पोएम को पढ़ के पता चलता है। अगर ये पोएम हमारे सिलेबस में नहीं होती तो हमें पता ही नहीं होता कि कोई हमारे हिंदू मिथोलॉजी, उपनिषद और गीता को पढ़ने वाले अंग्रेज लोग भी थे, उनको समझने वाले और अपनी पोएम्स में अच्छे तरीके से यूज करने वाले लोग रहे हैं। जो पोएटिक फीलिंग है बड़ी जेन्युइन है, सिंसियर है। एक बूढ़ा आदमी सोचता ही है कि मेरा शरीर, मेरा ये जो सेंसुअल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर वो भजन कीर्तन में ध्यान देता है और ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है और अपने इस जीवन से मुक्ति चाहता है, अपने इस जन्म को सुधारना चाहता है। अपने आप बोलते हैं ना, ऐसे सेम लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं। तो जेन्युइन एंड सिंसियर, इट इज़ लाइक द बिगिनिंग। शुरू में आपको ये पोएम जो है आपको ऐसे लगेगी हल्के शुरू हो रही है कि वो अपने शहर को छोड़ना चाहता है, एक नए शहर में जाना चाहता है, समथिंग ऑफ थॉट। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे पढ़ते हो तो ये पोएम थोड़ी वार्मर एंड वार्मर, धीरे धीरे इस पोएम में गर्मी बढ़ती है। आत्मा की जो गर्मी है, जो सन की जो रोशनी है, आत्मा की जो रोशनी है, बिजेंटियम शहर की जो चमक है, वो धीरे धीरे आप उसकी ओर बढ़ते हो। एंड राइजेस टू द हाइट ऑफ एन इमोशन, और लास्ट में जाते जाते इमोशन के बिल्कुल हाइट पे पहुंच जाते हो। बिल्कुल गोल्डन बाउ, जो बिल्कुल एक ट्री, गोल्डन ट्री पे गोल्डन उसकी जो बाउ है, उस पर एक बर्ड बैठा हुआ है, बिल्कुल ऐसे अपलिफ्ट सोचते हो अपने आप को, बिल्कुल सबलाइम कंडीशन में पहुंच जाते हो। इट्स फ्लोइज लाइक दैट ऑफ स्ट्रीम ऑफ थॉटफुल। और इस पूरी पोएम में आप देखना थॉट चलते रहते हैं लगातार, विच इज़ वेल कंट्रोल, और ये बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड यहाँ दिखाए जाते हैं दोस्तों। फिर देखिए, द इमेजरी ऑफ द पोएम इज फ्रेश एंड स्ट्राइकिंग। इसमें बिल्कुल अलग इसने इमेजरी यूज़ की है जो अब तक लोगों ने बहुत कम यूज़ की थी, बिल्कुल फ्रेश, किसी से कॉपी नहीं किया इसने। जैसे आप देखना इसके ओपनिंग स्टेंजा में आपको मैन और वुमन, जो यंग मैन है वो उनकी बात कर रहा है, फिश, फ्लैश और फाउल की बात कर रहा है। ऑल इन द हीट ऑफ प्रोक्रिएशन, जो सब हीट ऑफ प्रोक्रिएशन में मेटिंग में लगे हुए हैं, है ना, वो सब मिलन करने में लगे हुए हैं, और वो सब रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, नई जनरेशन चाहते हैं, और सब सेंसुअल प्लेजर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ से पोएम शुरू करता है। इन द सेकेंड स्टेंजा देखो पूरा एक समरी सी मिलती जा रही है आपको। वी परसीव अ स्केयर क्रो, जिसमें बूढ़े व्यक्ति को एक स्केयर क्रो, जो कि एक सिंगल, है ना, कहता है ना कि टैटर्ड कॉट अपॉन अ स्टिक, जैसे मान लो किसी एक स्टिक पे टैटर्ड फटा पुराना कोट लटका दिया हो, ऐसे बूढ़े व्यक्ति की जो स्किन होती है वो हड्डियों पे लटकी सी रहती है, ढीली हो जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं और चमड़ी छूट जाती है मांस से और लटकी रहती है, जैसे कोई टैटर्ड कोई कोट पहन रखा हो किसी स्टिक ने, हड्डियों पर जैसे कोई बस खाल लटका रखी है, ऐसा बूढ़े आदमी की शक्ल सूरत हो जाती है। और उसको देखो किस तरह से टैटर्ड कोट ऑफ अपॉन स्टिक से मेटाफोरिकली यूज करता है। बहुत खूबसूरत ये इमेज और सिंबल्स और मेटाफोर उसने यूज किए हैं। फिर बाद में वो ह्यूमन बॉडी की बात करता है, मॉर्टल ड्रेस, जो गीता की याद दिलाती है। गीता क्या कहती है कि जिस तरह से हम रोजाना वस्त्र चेंज करते हैं, नए पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं, वो संस्कृत में मैंने जो सेंटेंसेस वो आपको दिया भी है नोट्स में, उसी तरह से जो आत्मा होती है वो भी पुराने बूढ़े शरीर को, जो टैटर्ड कोट हो गए, उनको छोड़ करके एक नई शरीर को धारण करना चाहती है। और W.B. येट्स इन सबसे मुक्ति चाहता है।
थर्ड स्टेंजा में फिर वो बात करता है गोल्ड मोज़ेक ऑफ वॉल, हॉक की बात करता है जो घूमते, ये जो वाइज हैं जो मोज़ेक आर्ट में घूम करके आपके शरीर आत्मा में प्रवेश करेंगे, उनकी बात करता है. इट्स मास्टर ऑन द ग्राउंड फ्लाइंग राउंड and round. In the last stanza we see the soul sat upon the bough of a golden tree in the palace court of Byzantium. इन सब की बात वो करता है. ठीक है, आगे देखिए. ए टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक किया जिक्र है, जो मैंने अलग से आपको समझाया यहाँ पे क्या चीज़ है. इज लाइक द रैग ऑफ कोट, वो फटा पुराने कोट की तरह हो गया बूढ़ा आदमी. हंग अपॉन ए स्टिक, जैसे मानो किसी स्टिक पर लटका गया. मेटाफर यूज़ किया उसने ना, ये बहुत खूबसूरत मेटाफर यूज़ किया. जो मेटाफर है, ये पोएम पढ़ाते समय बताया था आपको मैंने. ही इज लाइक ए स्केयर क्रो, जैसे स्केयर क्रो होता है ना, वो जैसे किसी स्टिक के ऊपर आपने ना ऐसे खड़ा कर दिया और उसके हाथ बना दिए, उसमें कपड़े लटका देते और हवा के साथ वो कपड़े लटकते रहते हैं. आपने होलो मैन में भी पढ़ी होगी बात, ये वो चीज़ है. ही इज लाइक ए स्केयर क्रो मार्क द फिगर ऑफ स्पीच इन द टाइम, है ना. स्पीकर देखो, इसका देखो ना मेटाफर यूज किया है इसने यहाँ पे. अब जो स्केयर क्रो वाली बात है, ये इसने जिक्र कहाँ से किया. ये वर्क था द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज, जिसमें, और ये श्रीमद् भागवत गीता से भी लिया गया रेफरेंस. ये जो आपका द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज है, उसमें एक स्केयर क्रो होता है जिसमें बुद्धि नहीं है और वो बुद्धि चाहता है. किसी विजार्ड ने, किसी मजिशियन ने उसको चेंज कर दिया है ना. अब कौवे भी उसको पहचान गए कि यार शायद बुद्धि नहीं है, तो हवा से इसके हाथ पैर हिलते हैं बस. स्केयर क्रो जिसको आप बजूका कहते हैं, ये वो चीज़ है. अब उसमें दिमाग नहीं होता. और वो एक कैरेक्टर डोरोथी से मिलता है स्केयर क्रो, और वो कहता है कि यार मुझे दिमाग चाहिए, काश मुझे मजिशियन दिमाग दे दे. तो यहाँ पर ओल्ड मैन भी ये कह रहा है कि हमारा शरीर टैटर्ड हो गया, हम स्केयर क्रो हो गया, हमें इंटेलेक्चुअल नहीं है हमारे अंदर. हमें इंटेलेक्चुअलिज्म चाहिए, ताकि इतनी बुद्धि चाहिए कि हम ईश्वर को प्राप्त करना है ये तो समझें. हम तो बस केवल इन अर्थली प्लेजर में ही लगे हुए हैं. तो फिर हमारा जो ये पैराडाइज लॉस्ट हो चुका है, पैराडाइज रिगेन कैसे होगा, कैसे प्राप्त होगा, हमें कैसे इस बर्थ और डेथ और रीबर्थ के साइकिल से कैसे हमें फ्रीडम मिलेगी. तो ये इंटेलेक्चुअल तो हमें भगवान ने दिया है, लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे इस इंटेलेक्चुअलिज्म को, इस इंटेलेक्चुअल को, इस इंटेलिजेंस को. तो फिक्शनल लैंड की बात करता है ओज. यहाँ पर एक वंडरफुल विजार्ड है, जिसमें ये लिखा है अमेरिकन ऑथर एल फ्रैंक बॉम ने, और इसके अलावा डब्ल्यू डेंसलो ने. इसमें जब स्केयर क्रो पहली बार दिखाई देता है तो वो कहता है कि मेरे अंदर लैक्स ऑफ ब्रेन, बुद्धि नहीं है. जैसे ओल्ड मैन यहाँ कह रहा है कि हम मेरे में बुद्धि नहीं है, हमारे इन आयरलैंड के लोगों में बुद्धि नहीं है, जो मॉडर्न एज के लोग हैं इनमें बुद्धि नहीं है. ये केवल भौतिक सुख चाहते हैं, ये केवल शारीरिक सुख चाहते हैं, और इनको आध्यात्मिक सुख से और ईश्वरीय सुख से कोई मतलब नहीं है ना. इनमें ब्रेन नहीं है. एंड डिजायर्स अबव ऑल एल्स टू हैव वन, और चाहता है कि मुझे बुद्धि आ जाए. कौन? स्केयर क्रो. ये कैरेक्टर है इसमें वंडरफुल विजार्ड में, जो एल फ्रैंक ने लिखा है और डब्ल्यू डेंसलो ने लिखा है. लेटर इज जॉइंस डोरोथी, बाद में इसको डोरोथी नाम का कैरेक्टर मिलती है. एंड होप दैट द विजार्ड विल गिव हिम अ ब्रेन, और ये उससे उम्मीद करता है कि वो उसको विजार्ड से दिमाग दिलवा दे. अकॉर्डिंग टू येट्स एन ओल्ड मैन विदाउट इंटेलेक्ट, इसी प्रकार से येट कहता है कि जो ओल्ड मैन है वो भी बिना बुद्धि के हो गया है. इज लाइक अ मेयर स्केयर क्रो, बिल्कुल स्केयर क्रो की तरह, जो टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, जैसे किसी स्टिक पर टैटर्ड कोट लटका दिया गया हो. ठीक है, इस तरह की बात होती है. और ये भगवत गीता से भी, देखो आप वो बता रहा था ना आपको मैं, भगवत गीता के चैप्टर 2 में वर्स 22 में बात बताई गई है ना. क्या है? वसनांसी जीर्णानी यथा विहाया नवानी. मैं अगर थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, है ना. संस्कृत में थोड़ा सा हाथ कमज़ोर है. क्रांति एन प्राणी तथा शरीराणी विहाया जीर्णयन अन्यानी समयाति नवीनता देही, नव्यानी देही. इसका इंग्लिश में सिंपल मीनिंग ये है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, पुट्स ऑन न्यू गारमेंट्स, नए नए कपड़े पहनते हैं. गिविंग अप ओल्ड वंस, पुराने कपड़ों का त्याग कर देते हैं. इन द सेम वे, सिमिलरली, जो सॉल होती है एक्सेप्ट्स न्यू मटेरियल बॉडीज, वो भी नई बॉडी, पुरानी बॉडी को छोड़ती है. बीमार बॉडी, बूढ़ी बॉडी को छोड़ करके वो एक नई बॉडी, बिल्कुल बच्चे में चली जाती है, जो नया पैदा होगा. अब गिविंग अप द ओल्ड एंड यूजलेस वन, जो पुराने बूढ़े शरीर हैं, यूजलेस हो गए, उनको त्याग कर देती है. तो ये तो जीवन चक्र चलता रहता है. श्रीमद् भागवत गीता में ये श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं कि तुम नाराज मत हो, तुम दुखी मत हो. तुम्हारे जो ये जो बड़े बुजुर्ग मर रहे हैं, ये मरेंगे, ये मर के इनकी आत्मा इसी दुनिया में रहेगी, नया शरीर धारण करेगी, ये चक्र चलता रहेगा. लेकिन WB एड्स इस चक्र से मुक्ति चाहते हैं.
वो रिडेम्पशन चाहते हैं, सेल्वेशन चाहते हैं, वो अपने आप को इन चीज़ों से फ्री करना चाहते हैं। येट एट इज एज ऑफ 22 मेट एट डबलिन अ यंग प्रीचर मोहिनी। ये सब ज्ञान की बातें कहाँ से मिली उसको? डबलिन में वो 22 साल का जब था येट्स, उसको एक प्रीचर, एक उपदेशक मिला, मोहिनी चटर्जी। जैसे ना स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका में शिकागो में उपदेश देने गए थे, ऐसे मोहिनी चटर्जी से इनकी मुलाकात हुई। मोहिनी हैड ट्रांसलेटेड भागवत गीता इन इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, उन्होंने मतलब समझाया उनको। इसके अलावा वेदांत और भगवत गीता और इन सब का जो री इनकारनेशन, जो पुनर्जागरण और जन्म और पुनर्जन्म, इन सब की बातें मोहिनी चटर्जी ने समझाई थी किसको? W.B. येट्स को, जो वो खुद 22 साल के थे। केवल आयरलैंड में कहीं इनका कोई ऐसे हो रहा था, जो की तरह प्रवचन चल रहे थे, वहाँ इनको सुना था और यहाँ से प्रभावित हुए थे, वहाँ से चीज़ सीखी इन्होंने सारी। बिजेंटियम जो है, अब इसकी थोड़ा मैंने इतिहास बताया, कुछ पॉइंट्स मैं इसके बता रहा हूँ कि बिजेंटियम है क्या, इसको समझे आप। बिजेंटियम देखिए तो प्रोनाउंसिएशन बिजेंटियम है। वॉज एन एंशियंट ग्रीक सिटी, ये ग्रीक सिटी था, पुराना, प्राचीन, आज से 3000 साल पहले, 600-700 BC की बात है। क्लासिकल एंटिक्विटी बिकेम नॉन एज कॉन्स्टेंटिनोपल, बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम जाना जाने लगा, कॉन्स्टेंटिनोपल। लेट एंटिक्विटी इस्तांबुल इन मॉडर्न टाइम्स, और आजकल इसको इस्तांबुल कहा जाता है। ये तीनों नाम एक ही हैं, अगर कभी वो नाम चेंज करते तो घबराना मत। बिजेंटियम वॉज कॉलोनाइज्ड बाय ग्रीक्स फ्रॉम मैग्रा इन द 7th century BC। सबसे पहले ग्रीक्स ने इसके ऊपर राज किया। बहुत गजब की जगह थी ये, बिल्कुल ब्लैक सी के किनारे और व्यापारिक मार्ग पर थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल जगह थी, हर कोई इसको पाना चाहता था। तो सबसे पहले जो मैग्रा जो लोग थे, उन्होंने जो ये एथेंस और जो है ना स्पार्टा और ग्रीक के अंदर उस एरिया के लोग थे, उन्होंने इसको एक कॉलोनी अपनी बसाई। ये लोग आके बस गए 7th century BC, यानी कि आज से 2800 साल पहले लगभग। अभी 21 शताब्दी चल रही है, 7 पहले, 21 और 7 8, 2800। एंड रिमेन प्राइमरली ग्रीक स्पीकिंग, और वहाँ पर लोग ग्रीक लैंग्वेज चलती रही और इसमें लिटरेचर लिखा जाने लगा। 1453 तक ऐसा था, ग्रीक लिटरेचर बहुत फ्लोरिश हुआ यहाँ पर। फिर बाद में ऑटोमन जो एक मुस्लिम शासक थे, उन्होंने इन पर अटैक किया। वो भी चाहते थे कि ये जगह इंपॉर्टेंट है, मुझे मिल जाए, तो उन्होंने अटैक किया। 1453 में ऐसा हुआ। ऑटोमन एम्पायर इज ऑल्सो नोन एज द तुर्किश एम्पायर और टर्की, इसको तुर्किश एम्पायर भी कहते हैं। आज ये तुर्की के अंदर है ना, टर्की में, इंग्लिश में टर्की कहेंगे। और येट बिजेंटियम इज अ सिंबल ऑफ यूटोपिया। अब ये यहाँ पर वैसे तो रियल जगह रही है बिजेंटियम, लेकिन अब तो नहीं है, अब तो वो इस्तांबुल बन गई थी, है ना। बट ये उसके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं रोमांटिक प्लेस है, जैसे जॉन कीट्स और पीबी शेली अलग जगह चले जाना चाहते हैं, तो ये भी रोमांटिज्म से प्रभावित था, इमेजिनेशन में था, तो ये बिजेंटियम जाना चाहता है। जो बिजेंटियम एक सॉल की यात्रा है, और ये ऐसी कोई जगह नहीं है, ये केवल एक दिमाग में है, ये यूटोपिया है, जो खूबसूरत जगह है, पता नहीं इतनी खूबसूरत नहीं रही हो, पर इसको लगता है वो गोल्डन मोज़ेक है, गोल्डन पैलेस है, बाउ है, गोल्डन बर्ड्स हैं, और वहाँ मेरी साथ जो मेरी सॉल है उसको रिडेम्पशन मिल जाएगा। तो एक तरह से केवल एक अच्छे ख्याल है इसके, बस यूटोपिया है, पता नहीं जगह ना भी हो। येट्स वैसे हिस्टोरिकली है, बट अभी ये केवल इमेजिनेशन में है। येट्स हैड अ लॉन्ग इंटरेस्ट इन द आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिजेंटियम, इसको बड़ा अच्छी लगती थी वो, ख्यालों में रहती थी कि यार कितनी खूबसूरत, कितनी बढ़िया होली जगह है। इन 1907 एंड 1925 ही विजिटेड इटली, इसको इतना इंटरेस्ट था कि इटली घूमने गया। एंड सो सम ऑफ द बिजेंटियम आर्ट एट फर्स्ट हैंड, तो जो बिजेंटियम से ग्रीक लोगों के लिटरेचर को लोग लेके भागे थे और इटली के फ्लोरेंस में गए थे। ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स वहाँ आज भी इटली में हैं उस ग्रीक लिटरेचर की, जिनको ऑटोमन शासक नहीं जला पाए थे, वो कुछ अभी भी वहाँ है, और उनको देखने ये वहाँ गया। ये पीबी शैली, उसने जॉन कीट्स ने भी ऐसे ही देखे थे। सम ऑफ द अर्ली क्रिश्चियन मोज़ेक विद देयर रिफाइंड गोल्ड एंड एक्सक्यूजिटिव क्राफ्टमैनशिप, तो इसने फिर ये मोज़ेक्स और ये वेसल्स और ये सब चीज़ें जो बहुत बढ़िया खूबसूरत, जो खूबसूरत एक्सक्यूजिट, बहुत ही खूबसूरत जो क्राफ्टमैनशिप बनी हुई थी, इनको उसने वहाँ इटली के फ्लोरेंस और बाकी के शहरों में घूमते समय देखा, 2 बार देखने गए। इतना प्रभाव था इनके ऊपर इन चीज़ों का बिजेंटियम से। एज ही ग्रू ओल्डर, फिर जैसे जैसे बड़े होते गए, द आइडिया ऑफ बिजेंटियम एज ए स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक आइडियल, फिर ये इसको अपने स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ लिया बिजेंटियम को, अपने आर्टिस्ट की। यार जैसे वहाँ की जो आर्ट है आज तक 3000 साल बाद भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मैं भी कोई ऐसा आर्ट पे काम कर जाऊं, लिटरेचर पे कोई ऐसा काम कर जाऊं जिसको लोग जिंदगी भर याद रखें। He had many references books in his library.
आपकी लाइब्रेरी में भी कुछ इस तरह की रेफरेंसेस बुक थी जिसमें बिजेंटियम आर्ट और आर्कियोलॉजी का जिक्र होता है। यानी कि सोचो कितना कीन इंटरेस्टेड था ये बिजेंटियम शहर में, है ना, उस आर्ट से। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी अब। येट्स हिमसेल्फ सेड दिस इन बीबीसी इंटरव्यू इन 1931। इस पोएम को लिखने के बाद 1922 में 28 में दोबारा आई थी ये पोएम। किसी ने बीबीसी पर इनका इंटरव्यू लिया तो वहाँ ये बताते हैं एक बार कि व्हेन आयरिशमैन वर इल्यूमिनेटिंग द बुक ऑफ कैल्स इन द 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी में 16 साल बाद लगभग 7 जो बिजेंटियम जब इस्टेब्लिश हुआ उस समय लोग बात कर रहे थे बुक ऑफ कैल्स की, एंड मेकिंग द ज्वेल्ड क्रॉयजर्स इन द नेशनल म्यूजियम, और उनको नेशनल म्यूजियम में उन बुक्स को रख रहे थे आयरलैंड के लोग। बिजेंटियम वॉज द सेंटर ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड द सोर्स ऑफ द स्पिरिचुअल फिलोसफी। तो उस समय भी बिजेंटियम इन लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। सो आई सिम्बलाइज द सर्च फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ बाय अ जर्नी टू दैट सिटी। और इसलिए अब मैं भी उस स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँगा अब? मैं जाऊँगा तो बिजेंटियम जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए वो सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी है। ऐसे कनेक्ट करता है अपने आप को, बताता है कि वो महान शहर है जहाँ मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आयरलैंड जैसे शहर में, इंग्लैंड जैसे देश में, आयरलैंड जैसे देश में अब इनका कोई महत्व नहीं है। यहाँ लोग बिल्कुल अब मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। वो टेम्पोरल चीज़ों में ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, फिजिकल चीज़ों में ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। इन हिज ऑन वर्ड्स वो खुद कहता है, आई हैव रेड समवेयर दैट इन द एम्परर्स पैलेस एट बिजेंटियम वाज ट्री। मैं बता रहा था ना, एक पेड़ बना हुआ है किसी एम्परर के पैलेस में, एंड सिल्वर और गोल्ड का रंग के एक पेड़ बना हुआ है, एंड आर्टिफिशियल बर्ड्स दैट सैंग, और उस पर आर्टिफिशियल बर्ड्स बैठे हुए हैं जो गीत गा रहे हैं। और वो दृश्य इतने खूबसूरत है जो, और वो कितने सालों से हैं, ठीक है ना। तो बस मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, ऐसी बात वो कहते हैं। येट्स वांट्स टू बी इमोर्टलाइज थ्रू आर्ट, और वो चाहते हैं कि जिस तरह ये आर्ट इमोर्टलाइज हो गई, वो भी अपनी आर्ट से, लिटरेचर से, पोएम से अपने आप को इमोर्टलाइज करना चाहते हैं। इमेज ऑफ एजिंग बॉडी एज अ बर्डन एलिमेंट्स ऑफ हिंदू मिथोलॉजी, और फिर इस इमोर्टलाइज थीम को वो अपने हिंदू मिथोलॉजी से भी जोड़ते हैं, वैदिक फिलोसफी से जोड़ते हैं, क्रिश्चियन आइडिया ऑफ रिसरेक्शन एंड रिडेम्पशन से जोड़ते हैं। और जो क्रिश्चियन आइडिया है रिसरेक्शन और रिडेम्पशन यानी मुक्ति का, ना, मुक्ति, सेल्वेशन, उसके आइडिया की बात वो यहां पर करते हैं दोस्तों। फिर देखिए, बिजेंटियम बिकम्स द सिंबल ऑफ होप एंड रिडेम्पशन। इसके लिए डब्ल्यू एट्स के लिए ये एक मुक्ति का सिंबल है। सिंबलिज्म का यूज करते हैं, मुक्ति का सिंबल है। और इसलिए सेलिंग टू बिजेंटियम ये जाना चाहते हैं, इज अ की टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ येट्स लेटर पोएट्री। तो इसकी जो बात की पोएट्स है, किस तरह से वो फिलोसफिकल हो गई थी, किस तरह से वो पोएम्स जो है वो मिथोलॉजिकल हो गई थी, तो वो आपको इस पोएम से देख के समझ में आता है कि किस तरह से डब्ल्यू येट्स की जो अर्ली पोएट्री है वो कितनी रोमांटिक और इमेजिनेशन और प्री रेफलाइट मूवमेंट से प्रभावित थी, और किस तरह से जो इसकी जो नई पोएम्स हैं वो हिंदू मिथोलॉजी, उपनिषद और इनसे अफेक्टेड है। इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ ही लुक्ड एट द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। और ये देखता है कि किस तरह देखो दुनिया बदल रही है, जो स्पिरिचुअलिज्म को भूल रही है, ये वेस्टलैंड बन रहा है ना, टी.एस. इलियट जैसे कहता है, ये वेस्टलैंड बनता जा रहा है। लोगों को स्पिरिचुअलिज्म की कोई खबर नहीं है, लोग मॉरल वे छोड़ रहे हैं, इथिकल वे छोड़ रहे हैं, और सब केवल फिजिकल प्लेजर में लगे हुए हैं। तो दुनिया को एक अलग तरीके से देखता है कि दुनिया बदल रही है, हाउ ही लुक्ड एट हिज ओन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, और वो अपने आप को भी थोड़ा परिवर्तित समझता है। आप जब ये पढ़ते हैं, तो मैं कल टेक्स्ट में बता रहा था आप लोगों को कि जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको वेंडर ऑफ स्वीट्स याद आ जाता है, जगन का कैरेक्टर। वो भी अपने बेटे माली को देख करके और जमाने को देख, कैसे लोग लड़कियों के साथ बिना शादी करे रह रहे हैं, कैसे वो गाय का मीट खाते हैं, घर में शराब पी रहे हैं, है ना, और वो किस कदर बदल रही है। उनको पसंद नहीं आ रहा कि यार ये घर मेरे लायक नहीं, और वो घर को छोड़ के जगन चला जाता है उस साधु के साथ जो मूर्ति बनाने वाला था, जो डाई मेकर था, उसके साथ वो निकल जाता है, अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर के साथ में। तो ये सेम देखना, आप हिंदू मिथोलॉजी में तो खूब ऐसे कैरेक्टर है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, जगन से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ के इस स्पीकर को, इस अपना जो स्पीकर है इसको, है ना।
Byzantium as a symbol becomes for him a center for refugee in a world of flux. ये एक तरह से रिफ्यूज है, एक शरण है कि मैं इस दुनिया को छोड़ करके कोई सुकून भरी दुनिया में जाना चाहता हूँ, और वो जगह इसको बिजेंटियम में नजर आती है जहाँ से भाग जाना चाहता है। फ्लक्स ये सब अपने जैसे बूढ़े लोगों को ले जाना चाहता है। जब ये लिख रहा था तो आपको समझिए ये 62 साल का था, 62 ईयर। ऐसी उम्र में ये सोच आ भी जाती है। अपने यहाँ भी देखना, जब 50 के बाद 55-60 के बाद लोग जो ना स्पिरिचुअलिज्म की तरफ झुकने लगते हैं, धर्म की तरफ जाने लगते हैं। कुछ लोग ही बसते हैं जो नहीं जाते हैं इस तरफ, बाकी सब लोगों की सोच बदल जाती है, क्योंकि उनका वो कहते हैं कि शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। उनको वो सेंसुअल प्लेजर, बॉडीली प्लेजर में वो उनका शरीर भी साथ नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो जाती है कि अब ठीक है यार कुछ तो करें, तो फिर वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ पे जाना चाहता है, और यहाँ पर ये अपने आप को इस दुनिया से डिटैच करना चाहता है, अटैच नहीं रहना। जैसे जगन अपने आप को सब चीज़ों से अलग करना चाहता था, हालांकि जगन अलग कर नहीं कर पाया था अपने आप को, लेकिन ये चाहता है कि मैं अलग हो जाऊं और मेरे सभी जो ये डिज़ायर्स हैं, अर्थली डिज़ायर्स और इंद्रियां, उन पे कंट्रोल हो जाए। आपको ध्यान है, जगन भी सब पे कंट्रोल करना चाहता था। पहले पहले पेज पर वो कहता है कि हमें अपने स्वाद पर और अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। ये बुढ़ापे में करना चाहिए, वरना दुख पाता है आदमी। ऑफन स्टडीड द उपनिषद, ये जनरली उपनिषद पढ़ता था। योगा जो सूत्र थे पतंजलि के, उनको पढ़ता था, तो इससे काफ़ी नॉलेज इसको मिलती थी। उपनिषद जब इन्होंने पढ़ा, तो ये खास बात देखना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसने वहाँ पढ़ा कि जो इंसान का जो शरीर होता है 3 चीज़ से बनता है। ग्रॉस बॉडी, जो आपका स्थूल शरीर है ना, आपका जो बॉडी है, शरीर, हाथ पैर, हैंड्स लेग्स, वो जो बड़ा स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी। द सटल बॉडी, छोटा हार्ट, छोटा एक थंब के बराबर। एंड द आत्मा, और तीसरा आपका शरीर आत्मा है। हार्ट, आत्मा, सॉल और स्थूल शरीर यानी कि ग्रॉस बॉडी, इन 3 चीज से बना है। ग्रॉस बॉडी कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस मैटर, जिसमें फ्लैश आता है, मांस, हड्डियां, ये सब चीजें आती हैं। ये शरीर जो होता है ये बॉर्न, पैदा होता है, एजेस, इसकी उम्र बढ़ती है और मर जाता है। शरीर धीरे 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 उसका डिजनरेशन होता है और वो खत्म हो जाता है लास्ट में, ये जाता है, शरीर बदलता है। सटल जो बॉडी है, जो हमारी आत्मा जिसमें रहती है, कंसिस्ट ऑफ द सटल मैटर, इसमें बहुत अच्छे मैटर होते हैं। इट इज इमोर्टल, ये इमोर्टल है, डिजॉल्व्स इन द एलिमेंट्स ऑफ द लास्ट डे ऑफ द यूनिवर्स। और जब खत्म होती है, जब लास्ट यूनिवर्स का दिन आएगा ना, उस समय डिजॉल्व होती है, वरना तब तक ये केवल रूप बदलती रहती है, आत्मा खत्म नहीं होती, ये शरीर बदलती है ना। और लास्ट जजमेंट डे आएगा तब जाके इसकी मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर पहले चाहते हैं तो फिर अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। इट स्टेज इन द ह्यूमन हार्ट, और ये आत्मा क्या रहती है, हमारे दिल में रहती है। दिमाग में बुद्धि रहती है, मानस रहता है। शरीर में हड्डियां वड्डियां जो सब खत्म होती हैं वो रहती हैं, और हार्ट में आत्मा रहती है। ये उस आत्मा को एम्परर कह रहा है, उस आत्मा को बिजेंटियम कह रहा है, उसको गोल्डन बाउ, गोल्डन बर्ड कह रहा है। एंड इज द ऑफ द साइज ऑफ थम, और ये जो आत्मा है केवल इतनी सी होती है, बस थम साइज की होती है, छोटी सी, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं इसको, सूक्ष्म शरीर। द आत्मा डिवेल्स इन द सटल बॉडी, ये आत्मा इस सटल बॉडी में रहती है। सच इज कॉल्ड द जीवात्मा, ये जीवात्मा है, हमारा जीवात्मा सेल्फ है। ये जो सेल्फ होता है ना, ये ग्लोरियस है, ये गोल्डन है, ये जीवात्मा गोल्डन है। इज हिरण्यागर्भ, हिरण्यागर्भ की तरह है ना, हिरण्यागर्भ है, ये उपनिषद में लिखा हुआ है हमारे। दैट इज वन हू ड्वेल्स इन अ गोल्डन वूम, ये आत्मा इस गोल्डन वूम में रहती है, इसलिए वो गोल्डन बिजेंटियम, गोल्डन बाउ, गोल्डन बर्ड का जिक्र करता है। तो अगर आप ये इंडियन फिलॉसफी उपनिषद समझ जाओ ना, तो ये पोएम बहुत इजीली आपको समझ में आ जाती है। ये अप्रोच होनी चाहिए आपको पढ़ने के लिए। और हम हर नोट्स में हमारे इस तरह से गहराई से चीज़ें देते हैं। जो हमारे से ऐप से स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। That is one who dwells in the golden womb. In other words, the subtle body in which the soul dwells is called a golden city. तो ये जो हार्ट है गोल्डन सिटी, और सोल जो गोल्डन बर्ड है, जो गोल्डन बाउ पे बैठा हुआ, और इसको मुक्ति चाहिए, ये उड़ना चाहता है, ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहता है। W.B. Yeats calls the golden city Byzantium, और इस गोल्डन सिटी को ही W.B. Yeats कहते हैं Byzantium. It is because Byzantium was an ancient holy city and capital of the Eastern Empire, है ना। ये वो होली सिटी है जिसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहा गया, बाद में
ईस्टर्न एम्पायर है ना, ये जो 1543 तक तो इसको कॉन्स्टेंटिनोपल या बिजेंटियम कहा गया, 1543 के बाद फिर इसको इस्तांबुल कहा गया था। इट वॉज फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर, गोल्ड एनामलिंग, गोल्ड मोजाइक, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड गोल्डन बिल्डिंग्स। और ये सब चीज़ें बिजेंटियम है, और ये सब चीज़ें हमारी क्या है, सॉल है। आई होप दोस्तों यहाँ तक मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ एक बार आप वापस देखो, थोड़ा सा होल्ड करके लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो शेयर कर दिया करो यार, कर दो आप, थोड़ा सपोर्ट करो। मुझे कई स्टूडेंट कहते भी कि सर आप इतना अच्छा कंटेंट देते हो, उसके बावजूद भी, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, सॉरी नहीं कहना चाहिए मुझे ऐसे, सब लोग अच्छा दे रहे हैं, बट आपका भी सर ठीक है बेटर, तो आपको लोग लेकिन इतना क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों नहीं वो आपके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी केवल 12,000 और कुछ है हम लोग, अभी हम चाहते हैं कि 15 हो जाए, 20 हो जाए और बढ़े आगे। और जो लोग YouTube से जुड़े हुए हैं ना, वो ध्यान रखें कि मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बिल्कुल आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के नए कोर्स के साथ। जो लोग कोर्स में 2-3 हज़ार भी नहीं खर्च करना चाहते, अब जो लोग लिटरेचर भी नहीं खरीदना चाहते, उनकी स्थिति वास्तव में इसका मतलब खराब है, तो वो हमारे YouTube पे जा करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की अलग, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की अलग, और एक कंप्लीट लिटरेचर जिसमें आरपीएससी फर्स्ट सेकंड सारा लिटरेचर एक साथ है, मेथड्स के अलग, ग्रामर की अलग, और वोकैब की अलग, फोनेटिक्स और वर्ड स्ट्रेस की अलग, सब की अलग अलग प्रॉपर प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी हैं। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप क्लास देख सकते हैं। बट स्टिल पर्सनली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप सीरियसली कोई अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो हम उस पर बहुत ही कमिटेडली और डिवोटेडली काम कर रहे हैं। ये सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। आपको इस तरह से मैटर पे अलग अलग साइट से, अलग अलग यूट्यूब से इनसे इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, इस पर देखना आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है केटी सर इंग्लिश ऐप है हमारा, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लें, और 2,500-3,000 में आपको ग्रेड फर्स्ट सेकंड का ये कोर्स मिल रहा है। इनको ले लीजिए, लिटरेचर पढ़िए। अगर ग्रामर आपको अच्छे से पढ़ी हुई है, मेरे ग्रामर की बुक भी आती है, वो आप बुक ले सकते हैं। उसमें उसमें सारी वोकैब और सारे पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस और पूरी ग्रामर है। और मैंने बहुत अच्छी ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ पढ़ के, और पिछले 10-15 साल में जो मैंने पढ़ाया है, जो समझा है, जो एक्सपीरियंस लिया है, और जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो नोट्स, उनके फॉर्म में ग्रामर की पूरी बुक बना रखी है, जिसमें लिटरेचर नहीं है। उसमें लिटरेचर के लिए आपको या यूट्यूब पे देखना पड़ेगा या फिर हमारे ऐप पे जाना पड़ेगा, तो आप जा सकते हैं। ये बीच में मैंने से बता दिया। तो ये जो गोल्ड और मोजाइक और गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्डन बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें हैं, ये एक सॉल की तरह। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। येट्स एम्प्लॉयज बिजेंटियम एज अ सिंबल फॉर द सिटी ऑफ द सॉल। ये बिजेंटियम सॉल की सिटी है, और इस सॉल की, इस आत्मा की यात्रा ही सेलिंग टू बिजेंटियम है। He implies that he has been sailing across the sea of worldly। और वो कह रहा है कि जो वर्ल्डली सीज है, वर्ल्डली थॉट्स, डिजायर्स, उनको पार करके मैं उस आत्मा को पाना चाहता हूँ। ये जो इंद्रियां हैं और जो ये बॉडी, स्थूल बॉडी और मानस बुद्धि, इन सब को पीछे छोड़ के, इन सांसारिक इच्छाओं को, सेंसुअल प्लेजर, फिजिकल प्लेजर को छोड़ के मैं आत्मा की यात्रा करना चाहता हूँ। मैं आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना चाहता हूँ, विद अ व्यू टू अराइविंग एट द सिटी ऑफ बिजेंटियम। और मैं बिजेंटियम की पहुंचना चाहता हूँ, मतलब आत्मा तक पहुंचना चाहता हूँ, या बिजेंटियम शहर पहुंचना चाहता हूँ, जो होली सिटी है। उस आर्ट कल्चर को मैं देखना और पाना, और उस इमोर्टलिटी को मैं पाना चाहता हूँ। He means that he has been voicing toward the realization of the self। ये कहीं ना कहीं अपने सेल्फ को, अपने सोल को समझना चाहता है। बुढ़ापे में आदमी समझता भी कि मैं हूँ क्या, मैंने क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए था, और मैं कैसे अपने पापों से मुक्ति पाऊँ। He wants to make his soul study the glory of its own nature। और ये खुद कहता है कि भाई मैं अपनी सोल को स्टडी करना चाहता हूँ, और मैं वापस आउट ऑफ नेचर और आउट ऑफ थिंग्स निकलना चाहता हूँ, और डिज़ायर से मुक्ति चाहता हूँ। और वो कहता है देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सी, इसलिए मैंने सब सीज की यात्राएं कर ली, सब दुनियादारी और मोह, लोभ, लालच सब छोड़ दिया है पीछे। ओल्ड डिजायर्स और टेम्पटेशंस और ग्रीड और परिवार, फैमिली, सोसाइटी, सबको छोड़ करके मैं बिजेंटियम आ गया हूँ, अपनी इस आत्मा की जर्नी पर आ गया हूँ। एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बिजेंटियम। ठीक है ना, ऐसा ये कहता है। और इसके बाद जो है, इसके लास्ट में देखिए आप, जो
थीम्स क्या है इसकी, फोकस किस पे करता है, इस पोएम की थीम्स क्या है। ऑब्सेशन विद स्पिरिचुअलिटी, ये पूरी पोएम स्पिरिचुअलिटी की बात करिए और स्पिरिचुअलिटी कूट कूट के भरी पड़ी है इस पोएम में, जो आप समझ गए होंगे, इस पे फोकस कर रहा है। नेगोशिएशन विद फिजिकल डिटोरेशन ओल्ड एज, जहाँ आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है और ओल्ड एज आती जा रही है, तो ओल्ड एज को समझने की कोशिश कर रहा है, उसको नेगोशिएट कर रहा है। इश्यूज ऑफ ट्रांजिएंस एंड म्यूटेबिलिटी, ये अपने आप को परिवर्तन कर रहा है ना, विचार कर रहा है, म्यूटेबिलिटी अब समझने की कोशिश कर रहा है। सोल्यूशन टू एस्केप द डेथ, और डेथ से कैसे बचा जाए, इस डेथ और बर्थ और रिबर्थ के कुचक्र से कैसे बचा जाए, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उसका रास्ता ढूंढ रहा है, सोल्यूशन ढूंढ रहा है। एंड डीके ऑफ द नेचर, दुनिया में जो हम डीके होते हैं, खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, कैसे मुक्ति में, तो आत्मा को ये आज़ाद करना चाहता है और उसे एक अलग स्थिति में ले जाना चाहता है। ये पूरी पोएम आपको ये कहती है, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक ये पूरी पोएम अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा और आपने इस पोएम की डेप्थ को समझा होगा इन नोट्स के थ्रू। इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं आपको ये डेमो दिखाया है कि हम किस तरह से इन पे नोट्स पे बात करते हैं, हमारे नोट्स क्या होते हैं, है ना, हम कैसे काम करते हैं उसके ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब अंडरस्टैंडिंग डीप आपको भी हो और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब खुद तैयारी करते हैं शायद इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं और उस लेवल पे आप नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। एक टीचर के पास, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मेरे पास केवल इंग्लिश पढ़ने का ही समय है, और आपको ग्रामर भी पढ़नी है, आपको उसके अलावा वोकैब याद करनी है, उसके अलावा आपको जीके पढ़ना है जिसमें पिछली बार आप में से कई स्टूडेंट रह गए होंगे, आपको वो भी कवर करना है, 3-4 बार वो भी पढ़ना है। तो डू यू हैव सो मच टाइम कि आप इतना स्टडी कर सकें, इतना मैटर इकट्ठा कर सकें, इतना रिफाइन कर सकें चीज़ों को। वो काम आप टीचर को करने दो, वो 3-4-5 दिन सब काम करके फिर एक टॉपिक आपको लाके देता है। इतना काम आप नहीं कर पाओगे। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे ना पैसों के बारे में मत सोचो, हालांकि कुछ लोग वास्तव में कम है वो सोच सकते हैं, तो वो यूट्यूब से हमारे जो क्लासेज इनसे काम चला सकते हैं, वो खुद को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पढ़ाई पे आप थोड़ा पैसा खर्च कर देते हो तो ये हमेशा आपको रिटर्न देता है। पढ़ाई पे किया गया खर्चा कभी भी आपको दुख नहीं देता है, धोखा नहीं देता है, ये रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं तो इस तरह से आपको सब नोट्स, क्लासेस, क्वेश्चंस सब मिलेंगे, है ना। और जुड़े रहिए हमसे, और इंग्लिश की एक बुक भी है वो भी ले लीजिए, और हमारे इस चैनल को, जो यूट्यूब चैनल है, उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने। और हमारा जो ऐप है केटी सर इंग्लिश, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे भी है, और आईफोन जिनके पास है उनके लिए भी है। वो मुझे भी इस नंबर पे आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपका चल रहा है लगातार, आप देख रहे होंगे 9, जो ऊपर वाला नंबर है ये हमारा बहुत एक्टिव रहता है। ये वाला नंबर कभी कभी क्या, मैं फ़ोन दूसरा है तो भूल जाता हूँ घर पे, उस पर नहीं कर पाता काम। तो ये जो 510 लास्ट में है ना, लास्ट में जो 510 है, उसको आप सेव कर लें अपने मोबाइल में, और कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप डायरेक्ट, मैं खुद फ़ोन को उठाता हूँ अभी तक तो, ठीक है ना, और आपसे बात कर सकता हूँ। जब मैं क्लास में नहीं रहता, क्लास में रहता हूँ तब मैं कई बार नहीं उठा पाता, या कोई ऐसा टाइम जब आप फ़ोन करें जो टाइम नहीं उठा सकते तब, अदरवाइज़ मैं आपको जवाब दूंगा। आप जो व्हाट्सअप कर सकते हैं इसी नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर भी यही है आपका। और आप हमारे साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, केटी सर इंग्लिश के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, इसी के नाम से हमारा जो है वो इंस्टा पे भी है, आप इन सब पे जुड़ सकते हैं, है ना। और यूट्यूब पे तो आप प्लीज़ जुड़ ही जाइए, और हमारी प्लेलिस्ट से आप पूरा इन्जॉय कीजिए, पूरा लिटरेचर, ग्रामर, मेथड, सब वहाँ अलग अलग प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना रखी हैं। और मैं एक बार फिर बताऊं कि ऐप पे आप जुड़ेंगे तो हमने आपके लिए दोस्तों, देखो जो ग्रेड फर्स्ट है इसका केवल ओनली लिटरेचर का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जो आपको 3000 में मिल जाएगा। पूरी पोएम्स और सब मिल जाएंगी, अभी जो मैं पढ़ा दी हैं वो तो मिल जाएंगी, बाकी पढ़ा रहा हूँ वो आगे आ जाएंगी। और सेम तरीके से आरपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट का, और आरपीएससी सीनियर टीचर का यानी ग्रेड सेकंड का, ये केवल लिटरेचर का हमने 2500 रुपीज़ में, यानी कि जो हमारा टोटल जो है उसका आधा रुपये कर दिया, ताकि आपको मतलब पूरा कोर्स नहीं खरीदना हो और पैसे अलाउ नहीं कर रहे हो तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह, नोट्स, पीडीएफ सब मिल जाएंगे, और 1 ईयर की पूरी ये वैलिडिटी है,
पूरी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। आप जुड़िए, ऐप से भी जुड़िए और कोर्स ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये आपका काम आसान कर देगा। आपके लिए सफल होना थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट कम करना पड़ेगा, पढ़ना तो फिर भी पूरा पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको मैटर इकट्ठा करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये ऐप के लिए बात बता रहा हूँ, केटी सर इंग्लिश जो हमारा ऐप है उसको आप डाउनलोड करके सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। और वरना नहीं कर सकते तो देखो, आप हमारे साथ यूट्यूब पे तो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक कंटेंट हर टॉपिक वाइज हम कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आपको प्रॉफिट मिलता रहे। क्योंकि जो लोग कुछ यहाँ से ले लेते हैं, कुछ वहाँ से ले लेते हैं, तो उनके लिए भी ठीक है, चलो कर सकते हैं ऐसा। और कैसी लगती हैं क्लासेस आपको, किस तरह से लगा ये मैटर, ये आप मुझे बताएंगे, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करेंगे। कुछ और भी आपके मन में कुछ डाउट्स हों वो भी आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है ना। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।